हेलो बच्चों। तो हम लोग वंशागतिकी का आणविक आधार वाला चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हमारा तीसरा क्लास है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आती है और जो जरूरी है। ठीक है, नीट के पर्पज से बात करें तो आज की क्लास जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग देखने जा रहे हैं किसके बारे में। हम लोग आज देखने जा रहे हैं किसके बारे में, अनुलेखन के बारे में, अनुलेखन। ठीक है हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि डीएनए टेम्पलेट से हम लोग किसका निर्माण करेंगे, आरएनए का निर्माण करेंगे। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे सेंट्रल डोग्मा को। तो सेंट्रल डोग्मा होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो रहती है, आनुवंशिक सूचना, उसकी प्रवाह की दिशा को बताती है। और वो किसके द्वारा दिया गया था, फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो उसमें डीएनए से आरएनए बनती है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और अनुलेखन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है देखते हैं हम लोग। ठीक है, अनुलेखन या प्रतिलेखन किसको बोलते हैं हम लोग, यह डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि डीएनए जो रहती है ना, देखो जैसे मान लो ये क्या है, डीएनए है यहाँ पर, है ना, ये डीएनए है, ऐसे डीएनए बनी है। इसमें जो भी आनुवंशिक जानकारी, आनुवंशिक सूचना होती है, जैसे यहाँ पर एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन, ऐसे पूरे नाइट्रोजन बेस रहते हैं। तो इस डीएनए में प्रेजेंट रहने वाली सूचना जो है उसका सेम टू सेम फोटोकॉपी होता है यहाँ पर, है ना, मतलब कॉपी करके इसमें आ जाती है, किसमें, आरएनए में। और डीएनए से आरएनए का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुलेखन बोलते हैं। ठीक है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से, एक स्ट्रैंड बोल रहे हैं यहाँ पर, दोनों स्ट्रैंड अनुलेखन में भाग नहीं लेती। एक स्ट्रैंड से आनुवंशिक जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है ये। ठीक है, यहाँ एडेनिन थाइमिन के बजाय यूरेसिल के साथ में क्षार युग्म बनाता है। मतलब ये है कि हम जानते हैं कि डीएनए जब रहती है, डीएनए, तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस जो होते हैं, नाइट्रोजन बेस मतलब नाइट्रोजन क्षार, वो होती है कौन, एडेनिन, और इसका दोस्त होता है कौन, थाइमिन, और साइटोसिन के दोस्त होते हैं कौन, ग्वानिन। तो ये जो है इसके साथ में बाइंड करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या करता है, बाइंड करता है। लेकिन जब बात आती है किसकी, आरएनए की, तो एडेनिन अपना दोस्त बदल देता है और वो यूरेसिल के साथ में चली जाती है, जबकि साइटोसिन जो रहता है ग्वानिन के साथ ही जुड़ते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि थाइमिन के जगह में क्या आ जाती है, यूरेसिल आ जाएगी, यूरेसिल के साथ में क्षार युग्म बनाने का काम करती है। ठीक है, तो हम इस डायग्राम से देख के समझ सकते हैं कि देखो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को यहाँ पर बताए हैं हम लोग, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है, और यहाँ पर जिस स्ट्रैंड से, यहाँ पर देखो 2 स्ट्रैंड का पूरा दोनों का नाम दिया है, एक का नाम है कोडिंग स्ट्रैंड और दूसरा का नाम है टेम्पलेट स्ट्रैंड। एक जो रहेगा डीएनए का वो कोडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, एक जो स्ट्रैंड रहेगा दूसरा वाला स्ट्रैंड क्या कहलाएगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। और जिससे ये क्या बनने वाली है, मैसेंजर आरएनए, या बोल सकते हैं हम लोग एमआरएनए बनने वाली है। ठीक है, तो ये डीएनए जो होती है, डीएनए इसी से क्या बनने वाली है, एमआरएनए। और एमआरएनए जब बनेगी तो इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, कौन सी एंजाइम, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहेगा तो एमआरएनए बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज हमें ये समझना है कि अनुलेखन में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड ही भाग लेता है यहाँ पर, किसमें, अनुलेखन में। और क्यों लेता है उसको भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्यों एक ही स्ट्रैंड बस भाग लेती है, इसमें देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज केवल 5 डेज से 3 डेज दिशा में बहुलकीकरण करता है, को उत्प्रेरित करता है, जो 3 डेज से 5 डेज टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करता है, और 5 डेज से 3 डेज कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में कार्य करते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड, इससे मैसेंजर आरएनए बनती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ये तो हम जान गए। लेकिन कौन से आरएनए से क्या बनती है वो भी जानना है, आरएनए पॉलीमरेज से। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ पर हम लोग पूरे का फंक्शन जानने वाले हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है, ये ऐसा एंजाइम है जो डीएनए टेम्पलेट पर क्या बनाती है, आरएनए बनाती है। तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के, तो इसके टाइप के आधार पर अलग अलग प्रकार के आरएनए बनते हैं। तो देखो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बन रही, एमआरएनए। तो ये जो आरएनए होती है, आरएनए पॉलीमरेज, सेकेंड होती है जो क्या बनाती है, एमआरएनए बनाती है। क्या बनाती है ये,
mRNA बनाती है। तो आरएनए पॉलीमरेज के भी हम लोग टाइप भी देखेंगे। उससे पहले ये जानना है कि आरएनए पॉलीमरेज कौन सी दिशा में बहुलकीकरण करता है, तो 5 डेज से 3 डेज दिशा में। जैसे हम लोग इससे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़े तो उसमें भी हमेशा ऑलवेज 5 डेज से 3 डेज में ही बनता था नया स्ट्रैंड। यहाँ पर भी जब आरएनए बन रहे हैं तो भी कौन सी दिशा में बनेगा, 5 डेज से 3 डेज दिशा में बनेगा। मतलब देखो यहाँ पर जो बन रही है इधर 5 डेज है, इधर क्या है 3 डेज, तो 5 डेज से 3 डेज के डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक है, देखो और क्या होता है, जो 3 डेज से 5 डेज होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में काम करता है, और 5 डेज से 3 डेज वाला जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में काम करता है। मतलब देखो यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन होगी, और एक कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 डेज से 3 डेज होगी। तो इन दोनों में से कोडिंग या टेम्पलेट, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रहा है, तो याद रखना टेम्पलेट स्ट्रैंड जो रहती है अनुलेखन में भाग लेती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में भाग ले रही है, अनुलेखन में भाग लेती है, भाग लेती है। ठीक है, जबकि कोडिंग स्ट्रैंड जो रहते हैं अनुलेखन में भाग नहीं लेती, टेम्पलेट के रूप में काम कर रही है। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो रहती है वो क्या कर रही है, यहाँ पर इसका जस्ट क्या बनाए हुई है, ये दोनों क्या हुए, पेयरिंग है। मतलब ये है कि एडेनिन है यहाँ पर मान लो कोडिंग स्ट्रैंड में, तो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या रहेगा, थाइमिन, यहाँ पर साइटोसिन रहेगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ग्वानिन। तो जो अनुलेखन में भाग लेती है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, जबकि जो नहीं भाग लेते उसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो देखो क्या होती है यहाँ से, जैसे ही अनुलेखन में भाग लेगी तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड में जैसे नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होगा उसके हिसाब से ये नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस बनते जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि यहाँ पर जैसे डीएनए बनी हुई है, तो डीएनए में मान लो यहाँ पर GAATTC है, तो ये वाला क्या है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये वाला जो दूसरा वाला है वो है क्या, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। तो अब G का दोस्त कौन होता है, C, A का दोस्त होता है T, A का दोस्त होता है T, T का A, और HT का A, और इस C का क्या हो जाएगा, G। तो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसका सीक्वेंस अलग है और ये टेम्पलेट वाले का अलग है, क्यों, क्योंकि पेयरिंग के हिसाब से लिखा गया है। अब इससे बनने वाले जो mRNA है वो किसके हिसाब से, टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर ग्वानिन की जगह में क्या आ जाएंगे, साइटोसिन, एडेनिन की जगह थाइमिन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, यूरेसिल, एडेनिन की जगह फिर से क्या आ जाएंगे, यूरेसिल, थाइमिन की जगह क्या आ जाएंगे, एडेनिन, इस थाइमिन की जगह क्या आएंगे, एडेनिन, और इस साइटोसिन की जगह में क्या आएंगे, ग्वानिन। मतलब हम बोल सकते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके पेयरिंग वाले लोग आते हैं, मतलब ग्वानिन का आएगा क्या, साइटोसिन आएगा, एडेनिन का यहाँ पर थाइमिन ना आके क्या आ जाती है, यूरेसिल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आरएनए बन रही है तो आरएनए में थाइमिन होता नहीं है, तो थाइमिन नहीं होता उसकी वजह से क्या आ जाती है, यूरेसिल आ जाती है। ठीक है, लेकिन कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से देखें तो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से देखेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जहां पर टी दिखाई दे रहा है वहां पर यू लगा देंगे बस। ठीक है, तो डीएनए टेम्पलेट में जो स्ट्रैंड भाग लेता है, मतलब डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया में जो भाग लेता है अनुलेखन में, उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, जो नहीं लेता उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। वो सिर्फ कोड करने का काम करता है। लेकिन क्या होगा जब दोनों स्ट्रैंड अनुलेखन में भाग लेंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का यदि भाग लेंगे तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रैंड से तो एक एमआरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड बन रहा है यहाँ पर, मतलब एकल लड़ी वाला आरएनए बन रहा है, लेकिन दोनों स्ट्रैंड कहीं भाग लेंगे तो दोनों स्ट्रैंड के भाग लेने से यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाती है, जो आगे अनुलेखन होने के बाद में जो आगे प्रोसेस होती है अनुवादन, उसको रोकने का काम करती है। इसीलिए डीएनए का दोनों स्ट्रैंड भाग नहीं लेती है ना, वहां पर नोट करके लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड ही क्या होता है, अनुलेखन में भाग लेता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड अनुलेखन में भाग लेता है, अनुलेखन में भाग लेता है। ठीक है, इसको AR वाले हम क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, कैसे, डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड अनुलेखन में भाग लेता है, इसका रीजन बोलेगा तो क्या, यदि दोनों स्ट्रैंड भाग लेगा तो दोनों स्ट्रैंड के भाग लेने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे, जो आगे प्रोटीन बनने नहीं देगा। तो प्रोटीन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएंगे तो अनुवादन आगे नहीं होता। ठीक है,
तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि अनुलेखन में डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड क्यों भाग लेता है करके पूछेगा, तो बताना है कि दोनों स्ट्रैंड यदि भाग लेंगे डीएनए के तो उससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगी, जो आगे प्रोटीन बनने को या अनुवादन होने को रोक देगा। यही कारण के डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड है क्या होती है, भाग लेती है। ठीक है, तो ये भी जानना है हमें। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। अब देखो, है ना, ये वही बात बताया जिसको मैंने अभी बताया, क्या प्रतिलेखन के दौरान दोनों स्ट्रैंड की प्रतिलिपि नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि प्रोटीन के लिए कोड दोनों स्ट्रैंड में अलग अलग होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। अब देखो, इसका कोडॉन अलग है, इसका कोडॉन अलग है, तो इसमें से प्रोटीन बनाने के लिए जो 3-3 नाइट्रोजन क्षारों का जो युग्म बनेगा, वो युग्म इसमें अलग रहता है, इसमें अलग रहता है, तो इसीलिए दोनों कोड स्ट्रैंड में अलग अलग होता है। यह अनुवादन को जटिल बनाता है, मतलब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। यदि दो आरएनए अणु एक साथ उत्पादित होते हैं तो वे एक दूसरे के पूरक होंगे। यह एक द्विकुंडलित आरएनए बनाता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएगा, और यह किसको रोक देगा, अनुवादन को रोक देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इससे यदि दोनों बन जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या, है ना, तो हम बोलेंगे उसको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा मान लो, तो ये किसको रोक देगा, प्रोटीन बनने को रोक देगा। प्रोटीन नहीं बन पाएंगे क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाती है। दोनों स्ट्रैंड, ये वाले स्ट्रैंड ये स्ट्रैंड, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड यदि भाग लेंगे तब क्या होगा, तब ऐसी स्थिति आएगी, और जनरली ऐसा होता नहीं है, इसीलिए डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड भाग लेता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख भी सकते हैं क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए इज बिल्ट फ्रॉम दिस कोडिंग स्ट्रैंड दिस कॉपीड टू आरएनए। मतलब क्या है, आरएनए बनेगा कहां से, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। अभी बताया, इसके पहले वाले में बताया क्या, अभी जो किसमें भाग लेगा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन में जो भाग लेगी उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, इसी से आरएनए बनती है। जबकि ये कोडिंग स्ट्रैंड जो रहता है ना, किसमें भाग नहीं लेता, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता, और इस ये जो रहती है सेम टू सेम कॉपी बनाती है किसका, मैसेंजर आरएनए का। बस ये है कि यहाँ पर क्या हो जाती है, यू हो जाती है। यहाँ पर थाइमिन थाइमिन था, जहां पर यूरेसिल आ जाती है। सेम बात यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, कि टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए इज बिल्ट फ्रॉम दिस, मतलब आरएनए बनती है किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड से, मतलब इस स्ट्रैंड के हिसाब से ही आरएनए बनी हुई है। ये आरएनए जो बनी हुई है किसके हिसाब से बनी हुई है, ये आरएनए किसके हिसाब से बनी हुई है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से बनी हुई है। मतलब हम बोल सकते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ही आरएनए बनाती है, मतलब यही क्या होती है, अनुलेखन में भाग लेती है, अनुलेखन में भाग लेती है। अनुलेखन का मतलब ही वही है क्या, कि डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए का बनना ही क्या है, अनुलेखन। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही डीएनए के, टेम्पलेट स्ट्रैंड ही आरएनए बनाने के लिए, है ना, हेल्प करती है, यही बनाती है। ठीक है, दूसरा और देखते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड दिस इज कॉपीड टू आरएनए। तो यही क्या होता है, कॉपी हो जाता है। मतलब ये है कि जब कोडिंग स्ट्रैंड दिया रहेगा, तो कोडिंग स्ट्रैंड दिया रहेगा और यहाँ पर एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस को पूछेगा, तो क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, थाइमिन की जगह में यूरेसिल लगा देना है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, जहां जहां पर थाइमिन 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 दिखाई देगा यहाँ पर, वहां वहां पर यूरेसिल, है ना, मिलेगा यहाँ पर। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे यहाँ थाइमिन है, यहाँ पर यूरेसिल, और कहाँ थाइमिन, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर यूरेसिल, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर यूरेसिल, यहाँ पर थाइमिन, यहाँ पर यूरेसिल। मतलब ये है कि कोडिंग स्ट्रैंड का यदि सीक्वेंस दिया है, ये बात ना नोट करके लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड जब भी दिया रहेगा तो कुछ नहीं करना, थाइमिन की जगह यूरेसिल बस लगा देना। लेकिन डायरेक्शन भी देख रहे हैं हमें, कैसे डायरेक्शन, भाई ट्रांसक्रिप्शन जो होती है हमेशा कौन से डायरेक्शन में होती है, 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में होती है। तो देखो 5 डेज से 3 डेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक बात और मजे की है यहाँ पर क्या, कि कोडिंग स्ट्रैंड की भी डायरेक्शन वैसी रहती है, जिस हिसाब से कोडिंग का डायरेक्शन रहेगा उसी हिसाब से एमआरएनए का भी क्या रहेगा, डायरेक्शन रहेगा। जैसे इसका भी क्या है, 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन है, वैसे ही इसका भी 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन है। बशर्ते ये है कि यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल हो गया है। क्यों, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल रहता है, थाइमिन तो रहता नहीं है। और ये वाला किसका डायग्राम है, ये डीएनए का डायग्राम है। और यदि हमें कोडिंग स्ट्रैंड नहीं दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड में कैसी है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में हम देखेंगे, तो जैसे यहाँ पर एडेनिन है, तो मान लो मैं यहाँ पर एमआरएनए को बना रहा हूँ, एमआरएनए बना रहा हूँ इसके हिसाब से, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से। तो यहाँ पर डायरेक्शन तो इसका क्या रहता है, 5 डेज से 3 डेज रहता है डायरेक्शन। तो 5 डेज से 3 डेज रहेगा तो कैसे होगा, एडेनिन, एडेनिन का दोस्त कौन होता है, थाइमिन।
लेकिन थाइमिन नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यूरेसिल। क्यों? क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होती है। थाइमिन का दोस्त कौन होता है, एडेनिन, तो एडेनिन तो लिखेंगे ही हम। क्यों? क्योंकि आरएनए में एडेनिन रहती ही है। साइटोसिन, यहाँ पर ग्वानिन का दोस्त कौन है, साइटोसिन का दोस्त कौन है, ग्वानिन। एडेनिन का दोस्त कौन है, थाइमिन, लेकिन यहाँ पर एमआरएनए है, इसकी वजह से यूरेसिल हो जाएगा। थाइमिन का दोस्त कौन है, एडेनिन। तो इस प्रकार से हम लोग जब टेम्पलेट दिया रहेगा तो उल्टा लिखेंगे क्रम को, मतलब उसके दोस्त लोगों को लिखेंगे, जबकि कोडिंग स्टैंड दिया रहेगा तो हम लोग लिखेंगे किसको, सेम टू सेम लिखेंगे, डायरेक्शन भी सेम टू सेम है, बस अर्थ ये है क्या, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाती है बस। अरे कई बार पूछा गया नीट में, कई बार पूछते ही रहते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे देखना, मान लो पहला क्वेश्चन पूछेंगे एमआरएनए का सीक्वेंस दिए रहेंगे तो कोडिंग का पूछेंगे, एमआरएनए का सीक्वेंस दिए रहेंगे तो टेम्पलेट का पूछेंगे, टेम्पलेट का सीक्वेंस दिए रहेंगे तो एमआरएनए पूछेंगे, टेम्पलेट का दिए रहेंगे तो कोडिंग का पूछेंगे, कोडिंग का दिया रहेगा तो एमआरएनए का पूछेंगे। मतलब ये है कि तीनों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो अनुलेखन में भाग लेती है, डीएनए का जो स्ट्रैंड अनुलेखन में भाग लेती है वो क्या कहलाती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाती है, जबकि जो अनुलेखन में भाग नहीं लेती वो क्या कहलाती है, कोडिंग स्ट्रैंड कहलाती है। क्या कहलाती है, कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज कॉपीड टू आरएनए, तो आरएनए में सेम टू सेम उसका बन जाता है, सिर्फ यूरेसिल हो जाती है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा पूरी बातें, और ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना आते रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना अभी तक तो दिए नहीं है, लेकिन दे सकते हैं क्या, कि दोनों स्ट्रैंड क्यों भाग नहीं लेती। तो असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछेंगे कि डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड क्यों भाग लेता है, तो क्यों लेता है, क्योंकि जब दोनों स्ट्रैंड डीएनए के किस में भाग लेंगे, अनुलेखन में, इससे क्या बन जाएगी, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगी, जो आगे अनुवादन को रोक देगी, मतलब प्रोटीन बनना रुक जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ते भी हैं बायोटेक्नोलॉजी में, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का जब यूज करते हैं हम लोग, तो सेंस एंटी सेंस टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, टर्मिनल एंड को दोनों तरफ का सेम ला देते हैं, जिसकी वजह डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाती है। और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनती है तो क्या होता है, प्रोटीन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन नहीं हो पाता। इसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसमें, बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो वहां पर से भी देख सकते हैं। ये सब चीज समझ आया कि नहीं आया, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, है ना। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में अभी हम लोग ये जाने कि डीएनए का जो स्ट्रैंड भाग लेता है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो भाग नहीं लेता उसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये तो हम जान गए, ठीक है। और उसमें नाइट्रोजन बेस वगैरह को भी कैसे कॉपी करते हैं वो सब चीज भी समझ चुके हैं। उसके आगे अब हम लोग देखते हैं कि क्या होते हैं अनुलेखन की इकाई वगैरह, इन सब के बारे में। प्रतिलेखन या अनुलेखन एक ही बात है यहाँ पर। यह डीएनए का वह खंड है जो प्रतिलेखन के, मतलब अनुलेखन के आरंभ और समापन स्थलों के बीच में होता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, मतलब ये है यहाँ पर देखो, ऐसे जैसे डीएनए का सीक्वेंस बना हुआ रहेगा तो उसमें क्या होगा, प्रारंभन मतलब इनिशिएशन जहां से होगा और जहां पर इसका समापन होगा, उन दोनों के बीच के स्थल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिलेखन की इकाई। मतलब इकाई किसको बोलते हैं, यूनिट किसको बोलेंगे, जो काम करती है। जैसे सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बिना लाइफ का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। नेफ्रॉन, है ना, किडनी की क्या होती है, यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो अलग अलग चीजें जो यूनिट बनाती है, यूनिट का मतलब होता है जो काम करती है। तो जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन, मतलब आरंभन और समापन के बीच में जो भी स्थल होती है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन की इकाई बोलते हैं। और इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। जैसे मान लो ABC में नाम दे रहा हूं तो 3 क्षेत्र है यहाँ पर। तो पहला नाम जो होती है वो नाम क्या है, पहला नाम जो है उसको भी देखते हैं हम लोग। तो पहले वाले को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। दूसरे को बोलेंगे स्ट्रक्चरल, और तीसरे को बोलेंगे टर्मिनेटर। मतलब इसमें ये ऐसा है कि 3 चीजें होती, 3 क्षेत्र होते हैं इसमें, अनुलेखन की इकाई में। तो सबसे पहले प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज के लिए बंधन स्थल होते हैं। 5 डेज छोर अप स्ट्रीम की ओर स्थित होता है। मतलब जो 5 डेज एंडिंग रहता है ना, उधर की ओर में रहते हैं क्या, 5 डेज एंडिंग मतलब किसका, कोडिंग का 5 डेज एंडिंग रहेंगे, उधर की ओर रहते हैं क्या, प्रमोटर। और यहीं पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है। प्रमोटर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ पर, कौन सी साइट पर बाइंड होती करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो कौन सी साइट पर बाइंड होगी, देखो भाई, डीएनए से हमें आरएनए बनाना है तो हमें एंजाइम की जरूरत पड़ेगी ही। एंजाइम की जरूरत पड़ रही है, मतलब कौन से एंजाइम की, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज जो होती है वो कहां पर बाइंड होती होगी जिससे ये चालू होता होगा,
तो आरएनए पॉलीमरेज को जो बाइंडिंग स्थल होती है वो प्रमोटर साइट होती है, मतलब इस जगह में क्या होती है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होती है। ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का क्षेत्र जहां प्रतिलेखन होता है, मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ पर टर्मिनेटर है और यहाँ पर प्रमोटर है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वही क्या कहलाता है, स्ट्रक्चरल जीन है। और तीसरा टर्मिनेटर वह स्थल जहां पर प्रतिलेखन मतलब अनुलेखन रुक जाती है, 3 डेज छोड़ डाउन स्ट्रीम की ओर में स्थित होता है, मतलब ये 3 डेज एंडिंग की ओर में होता है यहाँ पर। ये 5 डेज एंडिंग की ओर में कौन है, प्रमोटर, जबकि यहाँ पर 3 डेज एंडिंग की ओर कौन है, टर्मिनेटर। तो सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था एक बार नीट ने कि निम्न में से कौन जो होती है अनुलेखन की इकाई में शामिल नहीं है, क्वेश्चन पूछा था। तो कौन कौन शामिल होते हैं, तो सबसे पहला शामिल होता है प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर टर्मिनेटर, है ना। ये तीनों जीन जो होते हैं अनुलेखन की इकाई बनाते हैं, अनुलेखन की इकाई, अनुलेखन की इकाई बनाए हुए हैं कौन कौन लोग, तो प्रमोटर, और दूसरा कौन से, स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा क्या, टर्मिनेटर। तो ये तीनों मिलकर ही अनुलेखन की इकाई बनाते हैं, और अनुलेखन कैसे होती है उसको भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अभी अनुलेखन की इकाई में कौन लोग शामिल है वो जाने, अब अनुलेखन कैसे होती है उसको भी जानने वाले हैं। ठीक है, ये तो वही बात है जो बात हम लोग अभी देखे, वही चीज बात को बताया यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट अप स्ट्रीमिंग ऑफ द जीन। अप स्ट्रीमिंग ऑफ द जीन का मतलब ये है कि यहीं से बनना शुरू होगा, प्रमोटर साइट है ये वाला, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस है स्ट्रक्चरल जीन में, टर्मिनेटर साइट, यहाँ पर 3 डेज नॉन टेम्पलेट स्टैंड, इधर टेम्पलेट स्टैंड है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। इससे हम इस डायग्राम से हम नहीं समझ सकते, इसके आगे और देखते हैं फिर समझ आएगा। ये जीन आनुवंशिकता की एक इकाई, कार्यात्मक इकाई है। यह एक आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए या टीआरएनए के लिए कोड करने वाला डीएनए अनुक्रम है। सिस्ट्रॉन प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करने वाला डीएनए का एक खंड है। यह एक जीन का सबसे बड़ा तत्व है। तो इन दोनों को हम लोग समझते हैं क्या क्या चीजें वो बता रहे हैं यहाँ पर। हम जानते हैं जीन जो होती है आनुवंशिकता की एक कार्यात्मक इकाई होती है, मतलब वंशागतिकी की क्रियात्मक इकाई होती है कौन, जीन। और यही जीन जो रहती है क्या बनाती है, आरएनए का निर्माण करती है। जैसे ये डीएनए के पार्ट को दिखाया गया है, डीएनए बहुत सारे हैं लेकिन कुछ पार्ट ही यहाँ पर क्या है, जीन है, मतलब हर एक पार्ट के अंदर में ऐसा जीन को बताया नहीं गया है। डीएनए के कुछ पार्ट में क्या रहते हैं, जीन रहते हैं, मतलब जीन वो है जो क्या होती है, एक्सप्रेस होती है, मतलब जीन जो है एक्सप्रेस होगी, और एक्सप्रेस होने का मतलब ये है कि वो आरएनए बनाएगी। हम जीन को एक्सप्रेशन या है ना ये प्रदर्शित होती है या प्रभाविता दर्शाती है ये बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे कि वो आरएनए बनाती है, मतलब डीएनए का वह पार्ट, डीएनए का वह पार्ट जो एक्सप्रेस होती है और आरएनए बनाती है वही पार्ट जीन कहलाता है, मतलब डीएनए का भाग होती है एक जीन। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग स्टेटमेंट बोलते थे क्या, कि ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनए आर नॉट जीन्स, मतलब ये है कि डीएनए का सभी हिस्सा जीन नहीं है, वही हिस्सा जीन है जो एक्सप्रेस होती है और आरएनए बनाती है, लेकिन वो आरएनए अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इस जीन में, इस जीन से आरएनए बनाने के लिए कौन सा पॉलीमरेज मिल रहा है इसको, मतलब आरएनए पॉलीमरेज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसके हिसाब से ये जो आरएनए बनती है अलग अलग टाइप के आरएनए बनती है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे, जैसे आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है क्या बनाने के लिए, आरएनए बनाने के लिए, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की जब जरूरत पड़ती है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जब फर्स्ट आती है तो यहाँ से कौन सा आरएनए बनती है, तो यहाँ से बनती है आर आरएनए, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जब आती है तो क्या बनती है, आरएनए, आर आरएनए बनती है, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा देखते हैं हम लोग आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये जब आती है तो क्या बनाती है, ये बनाती है एमआरएनए या तो बनाती है एचएनआरएनए बनाती है। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, तो आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड आती है वो बनाती है टीआरएनए या तो बोलेंगे इसको एसएनआरएनए बनाती है। मतलब एम का मतलब यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है, एच एन का मतलब हेट्रोजीनस नाइट्रोजन आरएनए है, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए है, एस एन का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये यहाँ पर क्या, कि जब भी आरएनए बनेंगे तो जीन के एक्सप्रेशन से ही बनेंगे, मतलब जीन एक्सप्रेस होगा
अपने आप को प्रभाविता दिखाएगा आगे, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तभी आरएनए बनेगी। लेकिन ये आरएनए यहाँ पर एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए बन रही है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर RP1 की जब जरूरत पड़ती है तो आरआरएनए का निर्माण होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड भी वही है, आरएनए पॉलीमरेज जब सेकेंड होती है तो इससे बनती है एमआरएनए और एचएनआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जब होती है तो बनता है कौन, टीआरएनए या तो फिर एसएनआरएनए बनती है। मतलब ये है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का जो टाइप है वही डिसाइड करता है कि कौन सा आरएनए बनेगा। तो अलग अलग समय में अलग अलग टाइप के आरएनए बनती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो आरएनए बनती है वो आरआरएनए बनती है सबसे ज्यादा मात्रा में, ठीक है। उसके बाद बनती है कौन से, टीआरएनए, और उसके बाद बनती है कौन से, एमआरएनए बनती है, ठीक है। तो याद रखना है, इनके सीक्वेंस को याद रखना, टीआरएनए आरआरएनए सबसे ज्यादा बनती है, फिर टीआरएनए बनती है, फिर एमआरएनए बनती है, ठीक है। तो इसका सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग अभी और जानेंगे जब इसका पूरे टाइप आएगा, वहां पर हम लोग देखेंगे इन सब के बारे में। अभी कौन सी ज्यादा बनती है, कौन से और कौन लोग बनाते हैं उसको भी जानेंगे, वो वाला टॉपिक आएगा तब हम लोग उसको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये जानना है कि ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जब रहती है तो क्या क्या आरएनए बनते हैं, ये याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि एमआरएनए बनती है तो उसके लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, टीआरएनए बनती है तो कौन सा पॉलीमरेज चाहिए। तो ये अलग अलग पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है तब जाके बनता है, ठीक है। एक वर्ड यहाँ पर जीन के बारे में तो हम लोग जान गए, एक वर्ड और आ रहा है यहाँ पर, कौन सा, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करने वाला डीएनए का एक खंड है। यह एक जीन का सबसे बड़ा तत्व होता है। सिस्ट्रॉन क्या होते हैं, तो सिस्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए बनाती है, डीएनए का वह भाग जो एमआरएनए बनाती है, वही भाग क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो होती है सेकेंड इन्वॉल्व होती है यहाँ पर, तभी तो एमआरएनए बना रही है। मतलब डीएनए के खंड से, मतलब ये डीएनए है उसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जब आती है तब जाके इस डीएनए से क्या बनती है, आरएनए बनती है। मतलब इस डीएनए से क्या बन रही है, आरएनए बन रही है। लेकिन ये आरएनए कौन से वाली बनेगी, एमआरएनए। मतलब डीएनए के उस हिस्से से एमआरएनए बनती है जिस हिस्से पर क्या होती है, सिस्ट्रॉन। तो डीएनए का वही पार्ट, वही भाग क्या है जो एमआरएनए बनाती है, वही भाग क्या है, सिस्ट्रॉन है। तो एक क्लियर याद रहना चाहिए। जीन क्या होती है, जीन का मतलब ये है कि कोई भी प्रकार का आरएनए देखो एक्सप्रेस होगी और आरएनए बनाएगी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आरएनए जो बना रही है एमआरएनए ही बनेगी। टीआरएनए भी बन सकती है, आरआरएनए भी बन सकती है, या एचएनआरएनए, एसएनआरएनए, ये सब भी बन सकते हैं। लेकिन सिस्ट्रॉन क्या होती है, वही भाग जो डीएनए का एमआरएनए बनाएगा वही भाग क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा कि सिस्ट्रॉन क्या है और जीन क्या है, दोनों में डिफरेंसेस है। जीन वो है जो सभी प्रकार के आरएनए बनाएगी, लेकिन सिस्ट्रॉन वो है, वो भी डीएनए का ही हिस्सा है, डीएनए का ही भाग है, लेकिन वो है जो एमआरएनए बनाती है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना। इसके आगे और देखते हैं, ठीक है। एक अनुलेखन इकाई में, मतलब प्रतिलेखन अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन दो प्रकार के होते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल जीन जो होती है दो टाइप की होती है। मतलब देखो अनुलेखन की इकाई में तीन चीज जाने थे हम लोग, क्या क्या, प्रमोटर जाने थे, स्ट्रक्चरल जीन जाने थे, और क्या जाने थे, टर्मिनेटर। ये तीन चीज होती है। लेकिन संरचनात्मक जीन जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है, उसको भी जानते हैं हम लोग, क्या। तो देखो ये होती है मोनोसिस्ट्रॉनिक संरचनात्मक जीन, विभाजित जीन बोलते हैं इसको। ये यूकैरियोटिक में देखा गया है। तो याद रखना कि मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होती है एक ही प्रकार के सिस्ट्रॉन बनाती है। अभी सिस्ट्रॉन देखे ना जो एमआरएनए बनाती है, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। यहाँ कोडिंग अनुक्रम एक्सॉन या व्यक्तक अनुक्रम इंट्रॉन अंतराल अनुक्रम द्वारा बाधित होता है। मतलब इसमें यह है कि जब एमआरएनए बनेंगे इसमें वही पार्ट डीएनए का, वही पार्ट जो है एमआरएनए बनाती है, जो पार्ट सिस्ट्रॉन कहलाती है। तो एमआरएनए मान लो यहाँ पर बन रहे हैं, तो एमआरएनए बनती है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर दो पार्ट रहते हैं इसमें, है ना। इस एमआरएनए में एक पार्ट ऐसा रहेगा और दूसरा पार्ट खाली रहेगा, एक पार्ट ऐसा रहेगा दूसरा पार्ट ऐसा खाली रहेगा, ठीक है। तो इसके आगे जानते हैं हम लोग। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। जबकि ये जो खाली वाला भाग है उसको बोलते हैं एक्सॉन।
एक्सॉन और इंट्रॉन दो पार्ट होते हैं, यहाँ पर कोडिंग अनुक्रम एक्सॉन और यह क्या बनती है, इंट्रॉन। तो ये दूसरा है, पहला क्या है एक्सॉन और दूसरा क्या है इंट्रॉन। तो देखो क्या होता है, एक्सॉन वाला जो पार्ट रहता है ना वो एक्टिव रहता है, जबकि इंट्रॉन वाला पार्ट क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। मतलब ये निष्क्रिय वाला भाग रहता है जबकि ये सक्रिय वाला भाग रहता है। अब देखो एमआरएनए तो बना, लेकिन पूरा पूरा भाग तो सक्रिय नहीं है, तो उससे पूरा पूरा भाग से प्रोटीन तो बन नहीं सकता। तो क्या करेंगे हम लोग, जो भाग निष्क्रिय है उस भाग को पहले हटाना पड़ेगा हमें, तब तो जाके क्या बनेगा, पूरा भाग क्या होगा, सक्रिय बनेगा। तो क्या होती है, संरचनात्मक जीन दो प्रकार की बनती है, जिसमें मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है, कौन, यूकैरियोटिक सेल में, जिसमें हम लोग निष्क्रिय वाला भाग इंट्रॉन को हटाना पड़ेगा और एक्सॉन जो सक्रिय भाग है उसको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं हम लोग, एक्सॉन संसाधित एमआरएनए में दिखाई देता है, इंट्रॉन संसाधित एमआरएनए दिखाई नहीं देता। संसाधित का मतलब ये है कि इसमें हमें स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि निष्क्रिय भाग इंट्रॉन को हटाना। इस निष्क्रिय भाग इंट्रॉन को हटाना ही हमारा क्या उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है। और स्प्लाइसिंग प्रोसेस का मतलब वही है क्या, कि निष्क्रिय भाग इंट्रॉन को हटाना ही मेन काम होता है। अब देखो भाई एक चीज बताओ, ये जो है एमआरएनए तो बन गई, लेकिन इसके बीच बीच में बाधा है। इसके बीच बीच में क्या है, बाधा। एमआरएनए तो बन गई है, लेकिन इसके बीच बीच में क्या है, ऐसे बाधा। तो ऐसे बाधाओं को यदि रखे रहेंगे और इससे प्रोटीन बनवाएंगे तो प्रोटीन भी क्या होगा, ऐसे बाधित बाधित बनेगा, छोटा छोटा टुकड़े में बनेंगे। इसीलिए क्या करते हैं, ये इंट्रॉन को हटवाते हैं। तो इंट्रॉन को हटवाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, स्प्लाइसिंग कहलाती है। और स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है वो किसमें होती है, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग होती है। ये तो एक बार नीट में पूछा गया है क्वेश्चन कि स्प्लाइसिंग किस में होती है, पूछा था, है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में होती है। क्यों, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है मोनोसिस्ट्रॉनिक बनाती है, मोनोसिस्ट्रॉन बनाते हैं, एक ही टाइप के सिस्ट्रॉन बना रही है। मतलब एक ही टाइप के सिस्ट्रॉन में ही इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पार्ट होंगे, लेकिन एक्सॉन वाला पार्ट हमारे काम का है क्योंकि वो सक्रिय है, जबकि इंट्रॉन वाला पार्ट क्या है, निष्क्रिय, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग होती है, प्रोकैरियोट में नहीं होती। होती है तो किस में नहीं होती, तो प्रोकैरियोट में नहीं होती। तो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल कौन आते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह में। तो ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि स्प्लाइसिंग प्रक्रिया किसमें होती है किसमें नहीं होती। तो यूकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन, रिमूवल ऑफ द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द इंट्रॉन। मतलब इंट्रॉन को हटाना है, मतलब निष्क्रिय भाग इंट्रॉन को हटाना ही क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। तो स्प्लाइसिंग क्या है समझ आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इस एमआरएनए में जो भी निष्क्रिय भाग रहता है इंट्रॉन उसको हटाते हैं, और ये प्रक्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा प्रक्रिया नहीं होती, इस बैक्टीरिया वगैरह में। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर मोनोसिस्टोनिक का यहाँ पर डायग्राम दिया है, मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन का। इसमें एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे सब पूरे हैं। जबकि पॉलीसिस्टेनिक वाले में देखते हैं, इधर पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन या प्रोकैरियोट्स में होते हैं, देखा जाता है यहाँ पर कोई विभाजित जीन नहीं होती, मतलब स्प्लाइसिंग जीन नहीं होती। विभाजित जीन का मतलब होता है यहाँ पर स्प्लिट जीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स में स्प्लिट जीन नहीं होती। स्प्लिट जीन का मतलब होता है जो स्प्लाइसिंग में जो भाग लेती है, तो इसमें स्प्लिट जीन ही नहीं है तो कहाँ से स्प्लाइसिंग होगा। जबकि इसमें क्या होती है, स्प्लिट जीन होती है, और इसी की वजह से क्या होते हैं, विभाजित जीन का मतलब क्या है, स्प्लिट जीन होते हैं। तो स्प्लिट जीन होने की वजह से ही क्या होती है, ये इनएक्टिव पार्ट बन जाती है, जिसकी वजह से उसको रिमूव करना पड़ता है। हम इस डायग्राम से देख भी सकते हैं, ये पूरा एक जीन है, ए जीन, है ना। इसमें एक्सॉन इंट्रॉन वाला भाग है। तो जो यहाँ पर कलरफुल दिखाई दे रहे हैं वो एक्टिव वाला पार्ट है, जबकि ये जो है इनएक्टिव पार्ट होती है इंट्रॉन। ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक में देखते हैं, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक में किसमें होती है, पी से याद रखना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पी से प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब ये है कि इसमें का जो जीन रहेगा ना वो लगातार एक्टिव ही रहेगा, मतलब इसमें कोई एक्सॉन इंट्रॉन वाला, है ना, कोई कहानी नहीं है, सीधा अपना अपना क्या होते रहेगा, एक्सप्रेशन होते रहेगा। मतलब पूरे पूरे जीन एक्सप्रेस होते रहते हैं किसमें, प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में आधा वाला हिस्सा जो रहेगा क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखते हैं।
ठीक है, अब देखने वाले हम लोग अनुलेखन, है ना। बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण एक ही पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। जबकि हम लोग इधर हम लोग पढ़े क्या कि आरएनए बनाने के लिए हमें अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, बताया। लेकिन किसमें? तो इसमें याद रखना है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक जो आरएनए बनती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरएनए बनती है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू कौन सा आरएनए बनना है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रहेगा, आरआरएनए बनेंगे, सेकंड रहेगा एमआरएनए एचआरएनए बनेंगे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड रहेगा तो टीआरएनए एसएनआरएनए बनेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में होती है अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है, ये बात याद रखना। और हम लोग प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन देखने जा रहे हैं, मतलब प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज से होता है। अब तो ये समझ गए होंगे कि डीएनए से आरएनए बनती है तो किसकी जरूरत पड़ती है? तो आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका पूरा नाम यदि बोलने का बोलेंगे तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट नहीं, यहां पर आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट मतलब भाई कौन से प्रकार का आरएनए बनेगा, कौन से प्रकार के आरएनए बनेगा उसके हिसाब से तो डिपेंड रहेगा आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए यहाँ पर पहला मतलब आरएनए एम टाइप का बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज भी है ना सेकेंड टाइप का आएगा। आर बन रहा है आरआरएनए तो आरएनए पॉलीमरेज किसका टाइप का बनेगा? फर्स्ट टाइप का। तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है और बैक्टीरिया में सभी प्रकार के आरएनए संश्लेषण एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा उत्प्रेरित हो जाते हैं। तो इसके 3 चरण होते हैं, उसको याद रखना। सबसे पहला इनिशिएशन, उसके बाद इलोंगिनेशन, उसके बाद टर्मिनेशन। तो ये क्या है? इनिशिएशन, इलोंगिनेशन और टर्मिनेशन, IET से याद रखना है इसको। तो देखो यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देख सकते हैं। तो इनिशिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? आरंभन या प्रारंभन बोलते हैं इसको। इलोंगिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या? दीर्घीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घीकरण। जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समापन। तो हमारा क्या है यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में अनुलेखन देखने वाले, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए से क्या बनाने वाले हैं हम लोग? आरएनए बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर डीएनए का यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है, डीएनए हेलिक्स। तो उसको जानते हैं हम लोग क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखें, अब हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो होती है ना, वो यहाँ पर है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डायग्राम दिया है। अब ये जो रहती है प्रमोटर साइट पर बाइंड होती है। हम पहले पढ़ चुके कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड होती है, तो ये प्रमोटर साइट पर बाइंड होती है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन इस आरएनए पॉलीमरेज को चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक चीज होती है जिसका नाम है क्या? सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या करती है? तो ये क्या करती है? अनुलेखन को स्टार्ट करवाती है। अनुलेखन को स्टार्ट करवाएगी, मतलब ये स्टार्टर है, ये कराएगी। अनुलेखन को क्या करवाने वाली? सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करवा रही है। मतलब ये है कि हम लोग सब चीज मोटर पंप को चालू करने के लिए सब चीज सेटअप करके रखे हैं, लेकिन वहां पर एक बटन रहता है, स्टार्टर बटन। तो देखो स्टार्टर बटन तो लगा दिए, सब चीज लगा दिए, लेकिन हमें खुद जाकर वहां पर ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो स्टार्ट करती है उसी को बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है, तो एक स्टार्ट करने वाला रहेगा तो एक रोकने वाला भी तो रहेगा, मतलब उसको बंद करने वाले स्टॉप बटन को भी जाके प्रेस करने वाले लोग भी रहेंगे। तो यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, अनुलेखन को, वो सिग्मा फैक्टर होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज को है ना इसका बटन के रूप में काम करते हैं, इसको प्रेस करेंगे तो अब जाके चालू होगा कौन? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन तो शुरू हो गया। अब शुरू होने के बाद में क्या होगा? रुका थोड़ी ना रहेगा, वो आगे की ओर आरएनए पॉलीमरेज आगे की ओर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे बढ़ते जाएगा इधर की ओर में क्या बनते जाएंगे? आरएनए बनते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज से होता है। मतलब इसी वाले जो आरएनए पॉलीमरेज है उसी से एमआरएनए भी बनेगा, टीआरएनए भी बनेंगे, आरआरएनए भी बनेगा, जिसकी जरूरत रहेगा वो बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इलोंगिनेशन में यहाँ पर आरएनए बनते जा रहे हैं, और जैसे ये सिग्मा फैक्टर इसको स्टार्ट किया आरएनए पॉलीमरेज के काम को, वो खुद ही रिमूव हो जाता है। देखो ये अलग हो गया,
सिग्मा फैक्टर अलग हो जाते हैं और आरएनए पॉलीमरेज को छोड़ देते हैं अकेला, और सिग्मा फैक्टर अलग हो गया। मतलब ये है कि हम मोटर स्टार्टर बटन को ऐसे प्रेस किया और प्रेस करने के बाद वहीं पर ऐसे चिपके रहेंगे क्या, वहां से निकलेंगे, क्योंकि हम तो स्टार्ट कर दिए। तो सिग्मा फैक्टर भी वही काम करता है, स्टार्ट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन को और अपना निकल लिया, उसका काम खत्म। ठीक है, अब यहां से आरएनए पॉलीमरेज इधर आगे की ओर बढ़ता रहेगा, मतलब प्रमोटर साइड से टर्मिनेटर साइड की ओर जाता रहेगा, और इससे क्या बनते रहेंगे, आरएनए बनते रहेंगे। तो आरएनए बन रहे हैं। उसके बाद आते हैं टर्मिनेटर साइड। तो टर्मिनेटर साइड में क्या होते हैं, अब देखो टर्मिनेटर का मतलब इसको क्या करना है, अंतिम रूप देना है, मतलब इसको रोकना है ट्रांसक्रिप्शन को, अनुलेखन को। तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टार्टर बटन को जैसे स्टार्ट किए थे सिग्मा फैक्टर, वैसे रोकने आएगा एक जने, तो उसका नाम क्या है, रो फैक्टर बोलते हैं। मतलब ये जो रो फैक्टर है, वो रो फैक्टर क्या करती है, यहाँ पर रोकने का काम करती है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज को वहां से ऐसे पकड़ के निकाल देगी, रोक देगी, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज का काम खत्म, तो आरएनए बनना रुक जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सीधा सीधा होता है इनिशिएशन और उसके बाद इलॉन्गिनेशन, फिर टर्मिनेशन। इसमें सिग्मा फैक्टर आते हैं, स्टार्ट करते हैं अनुलेखन को, पॉलीमरेज से जुड़ जाती है सिग्मा फैक्टर, जिसकी वजह से स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से इलॉन्गिनेशन होते हैं, सिग्मा फैक्टर बाहर, उसकी वजह से टर्मिनेशन के टाइम में जहां पर लास्ट होती है वहां पर रो फैक्टर रहते हैं, वो बंद करने आते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर दिए, और इससे क्या बन गया, आरएनए बन गया। तो डीएनए से आरएनए बन गए। तो इसमें जो आरएनए बने हैं देखो एक ही कलर में दिखाई दे रहा है। एक ही कलर में दिखाई देने का मतलब क्या है, यहां पर ना एक्सॉन इंट्रॉन वाली कोई बात नहीं है, ये पूरा एक्सॉन रहता है, पूरे के पूरे भाग सक्रिय है कि नहीं, पूरे के पूरे भाग सक्रिय होते हैं। मतलब वही बात हम बोल रहे हैं, डीएनए का वही हिस्सा जो होता है आरएनए बनाती है, वो जीन कहलाती है, और इस आरएनए के अंदर में ना पूरा डीएनए का जो कॉपी नंबर रहता है ना, मतलब नाइट्रोजन बेस के टर्म में, वो पूरा नाइट्रोजन बेस इसी में आ गया, और सभी के सभी लोग क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोटीन बन जाती है यहाँ से, मतलब जब जैसे आरएनए आगे जाती है तो प्रोटीन बन जाती है। तो याद रखना कि अनुलेखन में कितने चरण होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो याद रखना 3 चरण, इनिशिएशन, इलॉन्गिनेशन, टर्मिनेशन। सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है, रो फैक्टर रोकने का काम करती है, यहाँ पर स्टॉप कर देती है, स्टॉप इसको, तो इस प्रोसेस को करती है, कौन सी प्रोसेस को, अनुलेखन को। अनुलेखन को रोकने का काम कौन करती है, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर, और वो किससे जुड़ जाती है, आरएनए पॉलीमरेज से, तो वही क्या हो जाती है, इसको क्या कर देती है, रोक देती है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। इसके आगे हम लोग और देखते हैं, हम लोग देख रहे थे प्रोकैरियोट में अनुलेखन, इसके आगे और देखते हैं। अब ये डायग्राम भी बना के दिया है एनसीईआरटी ने, है ना, तो इसको भी देखते हैं हम लोग, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये देखें इसमें क्या होता है, और यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो भी बात बताया वही सब चीजें यहाँ पर लिखा है ना, थ्योरी के रूप में। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए के प्रमोटर स्थल पर बनता है, या डीएनए द्विकुंडली के स्थानीय रूप से खुलने का कारण बनती है। आरएनए पॉलीमरेज में मौजूद एक आरंभन कारक होता है ना, यहाँ पर कौन सा कारक, सिग्मा फैक्टर होते हैं, सिग्मा फैक्टर आरएनए का संश्लेषण शुरू करता है, मतलब ये वाली बात को बता रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसे देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हमेशा कैसी रहती है, 5 डेज से 3 डेज ही रहती है। ठीक है, तो ये सब चीजें वही बात को बताया, पहला इनिशिएशन था। दूसरा और देखते हैं, तो दूसरा दीर्घीकरण, आरएनए श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज दिशा में संश्लेषित होती है। इस प्रक्रिया में सक्रिय राइबोन्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी और सीटीपी जोड़े जाते हैं, या टेम्पलेट स्टैंड में क्षार अनुक्रम के पूरक होते हैं। मतलब टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से ही बनता है, वो तो हम जानते ही हैं, जो शुरू में बताया, टेम्पलेट स्टैंड में जैसे नाइट्रोजन बेस रहेंगे उसके हिसाब से इस आरएनए का क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन बेस बनते जाता है। तो ये क्या होती है, दूसरा दीर्घीकरण होती है। ठीक है, इसके आगे और देखें, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा एक समापक कोडॉन रो फैक्टर प्रतिलेखन को समाप्त कर देता है। तो वही बात बताया कि रो फैक्टर जो रहती है वो रोक देती है, और इसकी वजह से आरएनए यहाँ पर बन गए, आरएनए पॉलीमरेज को रो फैक्टर पकड़ के रोक दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन होना रुक गया, मतलब आरएनए बन गए। अब आरएनए बनने के बाद में उसको जारी थोड़ी न रखेंगे, अब ये कंप्लीट हो गया पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यही है, आरएनए पॉलीमरेज में देखो कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड के हिसाब से प्रमोटर साइड कोडिंग, यहाँ पर एमआरएनए बना हुआ है, और एमआरएनए जो बना है उसमें डीएनए का जो कोडिंग था टेम्पलेट स्टैंड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस आया हुआ है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है। इसके आगे और देखें, प्रोकैरियोट्स में प्रतिलेखन में देखते हैं, बैक्टीरिया में प्रतिलेखन मतलब अनुलेखन और अनुवादन एक साथ हो सकते हैं। अनुवादन एमआरएनए के पूर्ण रूप से प्रतिलेखित होने से पहले ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन है क्या,
कि देखो यूकैरियोटिक सेल में तो भाई क्या करना पड़ेगा कि जो एमआरएनए बना रहता है उसमें से इंट्रॉन को हटाना पड़ता है, मतलब स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है। जबकि इसमें क्या है, वो आरएनए एमआरएनए पूरी तरीके से तैयार रहता है क्या होने के लिए, अनुवादन होने के लिए। मतलब प्रोकैरियोट्स में अनुलेखन और अनुवादन एक साथ होते हैं, मतलब अनुलेखन पूरा नहीं हुआ रहता, अनुवादन शुरू हो जाता है, ये लाइन याद रखना। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होती है, अनुलेखन पूरी हो जाती है, उसके बाद स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग होने के बाद अनुवादन शुरू होती है, मतलब उसमें बीच में गैप आता है, मतलब किसका, स्प्लाइसिंग का। क्यों, क्योंकि इंट्रॉन पार्ट को हटाना पड़ता है, क्योंकि पूरे पार्ट सक्रिय नहीं रहते उसमें, जबकि इसमें पूरे पार्ट सक्रिय है। यही कारण कि अनुवादन एक साथ शुरू हो सकते हैं। तो याद रखना, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, कि प्रोकैरियोट्स में क्या अनुवादन और लेखन एक साथ होते हैं, तो हाँ होते हैं। अनुलेखन होते होते ही क्या होने लग जाता है, अनुवादन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एमआरएनए को सक्रिय होने के लिए किसी प्रसंकरण की आवश्यकता नहीं होती, वही बताइए, स्प्लाइसिंग प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं है। स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं का मतलब इंट्रॉन वाले भाग या जो इनएक्टिव भाग है उसको हटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब भाग एक्टिव रहते हैं इसके, तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। अनुलेखन और अनुवादन एक ही कक्ष में होते हैं, साइटोसोल और नाभिक का कोई पृथक्करण नहीं होता, सीधी सी बात है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है यहाँ पर, क्या कि भाई बताओ, प्रोकैरियोट जो होती है ना, मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कोई कंपार्टमेंट बटा हुआ नहीं रहता, मतलब यहाँ के जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब कोशिकांग, कोई ऐसे कक्ष वगैरह बने हुआ नहीं रहता, कंपार्टमेंट्स में बटा हुआ नहीं रहता। क्यों, क्योंकि खुद एक ही सेल रहते हैं, जो भी एक्टिविटी होनी है यहीं पर होगी, मतलब इसके साइटोप्लाज्म या आप बोल सकते हैं साइटोसोल में ही होती है सभी प्रक्रिया। जबकि यूकैरियोट्स में डिफरेंट है, तो यूकैरियोट्स में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर में होता है, जबकि ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम रहते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में क्या है, यहीं पर सब चीज है, यहीं पर राइबोसोम है 70S टाइप का, यहीं पर सब चीज रहते हैं। तो प्रति अनुलेखन और अनुवादन दोनों किस में होते हैं, साइटोप्लाज्म में, या तो बोल सकते हैं हम लोग साइटोसोल में होते हैं। क्यों, क्योंकि साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में कोई बाउंड्री ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट ही नहीं होते किसमें, प्रोकैरियोट में, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है, सभी के लिए कॉमन जगह है, उसी कॉमन जगह में जो भी होना है होगा। तो यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है और ट्रांसलेशन कहाँ होती है, करके 2 क्वेश्चन बना के दे सकते हैं इसे। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, कैसे, प्रोकैरियोटिक है इसलिए। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई कंपार्टमेंट तो बटा हुआ नहीं रहता, तो साइटोसोल और नाभिक का कोई पृथक्करण नहीं होता, इसीलिए वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो ये सब चीजें जो हो रही है, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बने, और एमआरएनए जैसे बनती है तो इसके ऊपर में यहाँ पर क्या आ जाते हैं, राइबोसोम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, राइबोसोम। तो राइबोसोम होती है 70S टाइप की राइबोसोम, जिसमें 50S प्लस 30S होते हैं। तो ये दोनों राइबोसोम, ये वाले 50S वाले हैं, जबकि ये वाले 30S, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इसी से जुड़ जाते हैं एमआरएनए से। और जैसे ही जुड़ती है बहुत सारे राइबोसोम, किससे, जब बहुत सारे राइबोसोम आरएनए या एमआरएनए से जुड़ जाते हैं, इसको पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। इसको हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़े हुए रहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग जब बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ जाती है उसको हम लोग पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़े भी रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही राइबोसोम जुड़ा, तो हम जानते हैं राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो यहाँ से प्रोटीन बना रही है वो। तो ये देखो, ये वाला जो कलर में दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, प्रोटीन है। तो यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही जगह में, ये साइटोसोल है, साइटोसोल, साइटोसोल का मतलब साइटोप्लाज्म नहीं होता है, यहाँ पर भी वही है। तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये देखो ये प्रोसेसिंग हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए बने, एमआरएनए से ये डीएनए था प्रोकैरियोटिक सेल का, यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, प्रोसेसिंग हुआ, एमआरएनए बने, ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि डीएनए का एक घेरा रहता है, न्यूक्लियोइड, मतलब क्रोमोसोम ना एक न्यूक्लियोइड नामक क्षेत्र में रहती है। इसमें कोई झिल्ली वगैरह तो नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल तो नहीं रहते यहाँ पर, कोई मेम्ब्रेन तो बाउंडेड नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसको अलग करने के लिए इसको अलग से घेरा बनाए, इस घेरे को ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड जो होती है उसी जगह में डीएनए से क्या बनाई है, आरएनए। अब यही आरएनए एमआरएनए इधर आ गया, इसमें साइटोप्लाज्म में, मतलब कोई कंपार्टमेंट नहीं है ना, वही सेम जगह है, बस उस जगह को छोड़कर नीचे आ गई। क्यों, क्योंकि राइबोसोम इधर था। तो राइबोसोम पकड़ रहा है किसको, एमआरएनए को, और क्या बनाते जा रहा है, प्रोटीन बनाते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका, यूकैरियोटिक सेल, नो कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। और ये वाला क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल से।
देखो हम लोग यूकैरियोटिक सेल से कंपैरिजन करेंगे। देखो ये वाला जो मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाइड बोल रहे हैं उसको यदि हम बैक्टीरिया के लिए लेंगे तो ये न्यूक्लियाइड होगा, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल के लिए बोलेंगे तो यही क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर में होगी क्या, ट्रांसक्रिप्शन, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस की बात करेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन। जबकि ये जैसे निकल के इधर से एमआरएनए, इधर से निकल के आ जाएंगे एमआरएनए यहाँ से, तो यहाँ से होने लग जाएगी, इसके ऊपर में राइबोसोम बैठेगा तो यहाँ से होने लग जाएगी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया कि इसमें देखो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है। यूकैरियोटिक सेल का यहाँ पर बताया तो यूकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंट है ना, अलग से भी बता दिया। यदि ये यूकैरियोटिक सेल नहीं मानेंगे तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर ये न्यूक्लियाइड वगैरह को हटा दे यहाँ से, है ना। यूकैरियोटिक सेल का बताया तो यूकैरियोटिक सेल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन वगैरह, यहाँ पर न्यूक्लियर, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसका खुद का डीएनए और ये सब चीज प्रोसेस होती है। लेकिन ये प्रोसेस होने से पहले यहाँ पर स्प्लाइसिंग प्रोसेस वगैरह भी होगी, तो इसके बारे में और जानते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग प्रोसेस के बारे में। ठीक है, यूकैरियोट्स में दो अतिरिक्त जटिलताएं हैं, है ना, वही बात बताया कि क्या कि 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और प्राथमिक प्रतिलेखन एचएनआरएनए में एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं और वे गैर कार्यात्मक होते हैं, इसलिए इंट्रॉन को हटाना आवश्यक हो जाता है। मतलब वही बात है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बनाएंगे एचएनआरएनए या इसको हम लोग एमआरएनए, देखो हम लोग ना इसको एचआरएनए ही बोलते हैं शुरू में, लेकिन क्यों एचआरएनए बोलते हैं, क्योंकि हेट्रोजीनस नाइट्रोजन आरएनए है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों है, एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों है, इसी की वजह से इसको हम लोग एचएनआरएनए हेट्रोजीनस नाइट्रोजन आरएनए, हेट्रोजीनस का मतलब एक जैसे दिखाई नहीं दे रहा है, अलग अलग है, लेकिन जैसे इसमें से स्प्लाइसिंग होगा तो इसमें सिर्फ एक्सॉन बच जाएगा, तब जाके हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एमआरएनए बोलेंगे। मतलब सिर्फ इसमें एक्सॉन एक्सॉन पार्ट ही रहेंगे, इंट्रॉन हट जाएगा। अब ये वाला क्या हो जाती है, सक्रिय, जबकि ये वाला पार्ट क्या रहता है, सक्रिय प्लस निष्क्रिय दोनों रहते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो दो, है ना, प्रॉब्लम है क्या यूकैरियोटिक सेल में, क्या 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 प्रॉब्लम है कि देखो आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग की, जो देखो उसमें क्या हो रहा था कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए बना देती थी, जबकि यहाँ पर अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ रही है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इसमें एचएनआरएनए पहले बनता है और इसमें इंट्रॉन को हटाना जरूरी होता है। और देखो यहाँ पर ये यूटीआर रीजन और बताए हैं, यहाँ पर यूटीआर क्या, तो याद रखना यूटीआर रीजन क्या होते हैं, जो रीजन का ट्रांसलेशन नहीं होता, मतलब ये है कि डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जिसका क्या नहीं हो पाता, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं अनट्रांसक्रिप्टेड रीजन। उसको क्या बोलेंगे, अनट्रांसक्रिप्टेड रीजन। और इसको बोलेंगे, इसको भी क्या क्या बोलेंगे, अनट्रांसक्रिप्टेड रीजन। या तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या कि ये आरएनए बना है, तो इस आरएनए से ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला इतने वाला हिस्सा, वो इतना हिस्सा प्रोटीन संश्लेषण या ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेगा, ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। तो ये इधर वाले भी क्या है, ये भी ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेंगे, उसको अनट्रांसलेटेड रीजन बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा समझ आया होगा, इसके आगे और देखते हैं। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अलग से मार्क करके रखना है, उसको अलग से बताया भी। तो आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होती है उससे आरआरएनए बनती है बताया, और इससे 20 आरआरएनए, 18 आरआरएनए, 5.8 एसआरएनए, सभी में तीनों में 8 8 8 आ रहा है ना, तो ये याद रखना है 8 8.8 8 8 28 18 5.8 एस का प्रतिलेखन करती है। मतलब आरएनए के टाइप होते हैं, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए बनाती है जब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होती है। ठीक है, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होती है, विषम नाभ की आरएनए मतलब एचएनआरएनए हेट्रोजीनस नाइट्रोजन आरएनए बनाती है, और यह एमआरएनए का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब भाई एचएनआरएनए बनाती है, वो एचएनआरएनए में क्या होते हैं, एक्सॉन प्लस इंट्रॉन दोनों होते हैं। अब ये तो बन गया एक्सॉन प्लस इंट्रॉन, लेकिन इसमें से हम लोग माइनस कर दिए किसको, इंट्रॉन को, तो बच गया क्या, एक्सॉन। तो एक्सॉन बस जब बच जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एमआरएनए। मतलब एमआरएनए का प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर मतलब एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, पहले बनेंगे एचएनआरएनए, फिर एचएनआरएनए से हम लोग किसको रिमूव कर देंगे, इंट्रॉन को, तब जाके एमआरएनए बनेगा। समझ आया कि नहीं है। अगला आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, टीआरएनए, 5s आरआरएनए और एसएनआरएनए। देखो भाई यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखना, 5s आरआरएनए आ रहा है,
हम आरआरएनए में सभी प्रकार के आरआरएनए को हम लोग आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से बनता हुआ नहीं देख सकते। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की जरूरत पड़ती है जब 5s आरआरएनए बनाना होता है, तो टीआरएनए बनाती है, साथ में ये बनाती है एसएनआरएनए बनाती है, छोटे नाभिकीय मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए होती है जो है न का प्रतिलेखन करता है। तो ये बात भी याद रखना, टीआरएनए या 5s आरआरएनए का निर्माण कौन करती करके पूछेंगे, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करती है, ये बात भी याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बना के दिखाए भी है डीएनए से। आर जीन वाले लोग आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से आरएनए बनाती है, प्रोटीन वाली जीन जो है एमआरएनए बनाती है, टीआरएनए वाली जीन जो है टीआरएनए बनाती है। प्रोटीन वाली जीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एमआरएनए ही प्रोटीन बनाने के लिए चली जाती है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से ही बनती है एमआरएनए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये है ना, जितने भी हम लोग पढ़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। अब अगला है यूकैरियोटिक्स में प्रतिलेखन, अनुलेखन होगा। अनुलेखन पढ़ रहे हैं हम लोग आप किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। तो ये अनुलेखन जो होगा वो कैसे होती है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखो हम लोग अभी देखे कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जब रहती है तो हेट्रोजीनस नाइट्रोजन आरएनए बनाती है। अब इसी हेट्रोजीनस आरएनए से क्या बनेगी, एमआरएनए बनेगी। तो ये प्रीकर्सर होती है, तो उसके लिए देखो एक्सॉन इंट्रॉन ये तो आरएनए का प्रोसेसिंग होने वाला है, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होने वाले हैं, इससे स्प्लाइड आरएनए बनेंगे। तो स्प्लाइड होगा तो स्प्लिसिंग के द्वारा क्या हो गया, माइनस इंट्रॉन हो गया यहाँ पर, मतलब इंट्रॉन हट गए, तो क्या क्या बचा, सिर्फ एक्सॉन ही बचे। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 5 डेज एंड में यूटीआर रीजन है और इधर 3 डेज एंड में भी यूटीआर रीजन है। यूटीआर का मतलब अनट्रांसलेटेड रीजन होती है। ठीक है, ये है। तो देखो अब तो ये छोटा हो गया, पहले तो बहुत बड़ा था, अब छोटा हो गया तो पूरे तरीके से राइबोसोम जुड़ नहीं पाएंगे, और जुड़ेगा नहीं तो यहाँ से प्रोटीन नहीं बन पाएगा जितना बनना चाहिए। तो क्या होती है यहाँ पर, तो 5 डेज इंड की तरफ में हम लोग 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग करते हैं। 7 मिथाइल गुआनोसिन, 7 मिथाइल गुआनोसिन की क्या करते हैं, कैपिंग कैप टोपी पहनाएंगे इसको। जबकि यहाँ पर पॉली ए टेल, तो यहाँ पर पॉली ए टेल वाली जगह में हम लोग कैपिंग करने के बाद यहाँ पर 200 से लेकर 300 बेस पेयर बीपी बेस पेयर जोड़े जाते हैं यहाँ पर, मतलब नाइट्रोजन के बेस पेयर को जोड़े जाते हैं। तो देखो स्प्लाइसिंग, एचएनआरएनए से इंट्रॉन हटा दिए जाते हैं स्प्लाइसियोसोम द्वारा और एक्सॉन को एक साथ जोड़ा जाता है। स्प्लाइसियोसोम वो होती है जो बहुत सारी यूनिट होती है स्प्लाइसियोसोम में, उन्हीं लोग हटाते हैं इसको। दूसरा कैपिंग, यहाँ एचएनआरएनए के 5 डेज छोर पर एक न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कैप जोड़ा जाता है। 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग किया जाता है इस इंड में। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि कैपिंग कौन से इंड में करते हैं करके, तो 5 डेज इंड में, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना कैपिंग। दूसरा पूछ लगाओ मतलब होता है पॉली एडिनाइलेशन या पॉली एडिनाइलेशन, यहाँ पर 3 डेज छोर पर एडिनाइलेट अवशेष 200 से 300 बेस पेयर जोड़े जाते हैं। मतलब ए का क्या जोड़ते हैं हम लोग, टेल जोड़ते हैं, मतलब इसमें एडेनिन ही है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल। पॉली का मतलब एक रहेगा तो मोनो बोलते, दो रहता तो क्या बोलते, डाई। लेकिन बहुत सारे एडेनिन को हम जोड़ रहे हैं, एडेनाइलेशन कर रहे हैं। एडेनाइलेशन का मतलब ये होता है एडेनिन को जोड़ना। तो एडेनिन को हम 200 से 300 बेस पेयर के एडेनिन को हम कहां पर जोड़ रहे हैं, तो 3 डेज एंड पर जोड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसको लंबा करना है, क्योंकि ये छोटा हो चुका था एक्सॉन। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस जब होती तो ये छोटा हो जाता है, इसकी वजह से हम लोग 200 से 300 नाइट्रोजन बेस पेयर। तो क्वेश्चन पूछते हैं पॉली ए टेल को कौन से एंड पर जोड़ते हैं, तो 3 डेज एंड पर, जबकि 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग इधर की ओर की जाती है 5 डेज एंड पर। ठीक है, तो ये जानते हैं। तो स्प्लाइसिंग में देखो ऐसा टाइप का होता है, कैपिंग हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ से एचएनआरएनए बन रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज है ये। तो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, तभी तो एचएनआरएनए बना रही है। तो एचएनआरएनए बना रही तो यहाँ पर इंट्रॉन एक्सॉन दोनों पार्ट है। एमआरएनए, इससे एमआरएनए बन रही है, इंट्रॉन को हमें हटाना है तो इसके लिए स्प्लाइसिंग करना पड़ रहा है। उसके लिए स्प्लाइसियोसोम मतलब हुक टाइप का लाना पड़ेगा, वहां पर ऐसे पकड़ पकड़ के खींचेंगे इसको। तो पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, यहाँ से खींचेंगे तो खींचने के बाद में यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसिन की कैपिंग किए, यहाँ पर पॉली ए टेल किए, पॉली ए टेल को जोड़ दिए। यहाँ पर पहले यहाँ पर येलो कलर का इतना तक था, यहाँ पर ग्रीन कलर का हम जोड़े हैं, वो क्या है, टेलिंग, मतलब पॉली ए टेल को जोड़ दिए। अब यह पूरी तरह से स्प्लाइसिंग एचएनआरएनए है जिसे एमआरएनए कहा जाता है। हेट्रोजीनस नाइट्रोजन आरएनए का सीधा सा मीनिंग है इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों पार्ट होंगे,
जबकि उसी से बनेगा mRNA जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होंगे। तो एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों में से इंट्रॉन को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग करने की जरूरत किसमें पड़ती है? यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जरूरत नहीं पड़ती है। बार बार बोल रहा हूं, मतलब समझ जाओ कि यूकैरियोटिक सेल में ही स्प्लाइसिंग होती है, क्योंकि यहाँ के हर एक जीन स्प्लिट जीन होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और ट्रांसक्रिप्शन होके ट्रांसलेशन हो रहा था तुरंत ही किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में क्या हो रही है तो वो भी जानते हैं हम लोग। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, तो उसको भी समझते हैं यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से, है ना, कुछ बातों को। तो याद रखना, स्प्लाइसिंग प्रोसेस, स्प्लाइसिंग प्रोसेस का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। और इंट्रॉन को क्यों हटाते हैं? क्योंकि ये क्या है? इनएक्टिव पार्ट होती है। क्या होती है ये? इनएक्टिव पार्ट। और इससे स्प्लाइसिंग से, स्प्लाइसिंग किस में करते हैं हम लोग? तो करते हैं HNRNA में करते हैं, हेट्रोजन नाइट्रोजन आरएनए में। तो जैसे इसको कर लेते हैं तो यहाँ से बन जाता है क्या? mRNA बन जाती है, जो क्या होती है? पूरी तरीके से एक्टिव होती है ना, जो ट्रांसलेशन के लिए अभी एक्टिव हो चुकी है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट होती है क्या? ओनली प्रेजेंट एक्सॉन। तो उसमें पूरे पूरे एक्सॉन होते हैं, मतलब ये एक्सॉन वाला पार्ट क्या रहता है? सक्रिय, मतलब एक्टिव होता है। अब यही ट्रांसलेशन करने जाएगा। तो सीधी सी बात है, याद रखना कि यूकैरियोटिक सेल जो होती है, यूकैरियोटिक सेल, इसमें ट्रांसक्रिप्शन जो अभी पढ़े हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या बोलते हैं इसको? अनुलेखन। अनुलेखन जो हम पढ़े हैं वो कहाँ पर होती है? उसके साइट पूछते हैं, तो साइट होती है कहाँ पर? ये होती है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में हो रही है ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि स्प्लाइसिंग और ये सब चीजें ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होती पूछेंगे तो कहाँ पर? न्यूक्लियस के अंदर में हो रही है। मतलब सेल के अंदर में, ऐसे सेल है तो यहाँ पर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मतलब अनुलेखन हुआ। अब यही अनुलेखन में यहाँ से रहते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियर पोर रहते हैं यहाँ पर। तो इस न्यूक्लियर पोर से होता हुआ निकल के mRNA जो बनाए थे हम लोग, वो mRNA अब आ गया अनुवादन के लिए। अनुवादन के लिए, अनुवादन के लिए अब वो आ चुका है कहाँ पर? तो mRNA आ चुका है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया। मतलब देखो क्या हुआ कि अनुलेखन जो होती है, अनुलेखन उसका साइट क्या होता है? न्यूक्लियस। जबकि अनुवादन जो होती है उसका साइट होता है कौन? साइटोप्लाज्म। ये बात भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? अब देखो हम लोग प्रोकैरियोट देख रहे थे, प्रोकैरियोट में कोई कंपार्टमेंट बटा हुआ नहीं था। यहाँ पर ही इसका जैसे कोलाइड, ऐसा क्या था? इसका डीएनए था, इसका प्रोकैरियोटिक सेल का। यहीं पर क्या हो रहा था? mRNA बन रहे थे। यहीं पर राइबोसोम के बहुत सारे अणु ऐसे जुड़ रहे थे। तो यहाँ पर देखो ये mRNA बन रहा था, यहाँ पर राइबोसोम उसमें जुड़ रहे थे। और राइबोसोम के जुड़ने की वजह से यहाँ से क्या हो रहा था? अनुवादन हो रहा था। और अनुवादन होते ही प्रोटीन बन रहा था। तो प्रोटीन बनता था, एक ही कंपार्टमेंट में होता था सभी चीजें, है ना। खुद का डीएनए क्या बनाता था? यहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाता था? अनुलेखन के द्वारा। यहाँ पर अनुलेखन होती है, इसके द्वारा क्या बनाता था? mRNA बनाता था। और पूरे पूरे एक्टिव थे, तो एक साथ में अनुलेखन अनुवादन दोनों एक साथ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में अनुलेखन अनुवादन एक साथ नहीं हो पाता। अनुलेखन पहले होती है न्यूक्लियस के अंदर में, फिर यहाँ पर न्यूक्लियर पोर से होता हुआ, ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर से होता हुआ वो mRNA पहले एक्टिव बनेगा स्प्लाइसिंग द्वारा न्यूक्लियस के अंदर ही, फिर उसके बाद में निकल के आएगा साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर उसका अनुवादन होना है। लेकिन अनुवादन होने से पहले एक चीज और पढ़ना पड़ेगा हमें, जो है क्या? जेनेटिक कोड। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड क्या होती जानते हैं? तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप ही हमें समझना है। अभी तक हम लोग यूकैरियोटिक सेल में क्या जाने कि ट्रांसक्रिप्शन में जब भी होती है तो आरएनए बनाने के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत होती है, वो जान गए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वही। और उसके बाद में जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज अपना काम करके आरएनए बना दिया, तो आरएनए बनने के बाद में अब उसमें आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस आया है, उसके बेस में यहाँ पर कोड बनते हैं। मतलब हम पढ़ ही क्या रहे थे
डीएनए का कॉपी होके आता है आरएनए में, और आरएनए में जो कॉपी हुआ रहता है वही प्रोटीन बनाता है। तो कॉपी जो हुआ रहता है वो जो प्रोटीन बनाने वाले हैं उसी का हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड बोलते हैं। और वही आनुवंशिक कोड क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होती है। तो देखें, यह एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण अनुवादन के लिए जानकारी होती है। वही बात बताया मैंने क्या, कि जो एमआरएनए यहाँ पर हम लोग बनाए थे, क्या बनाए थे एमआरएनए, तो एमआरएनए जो बनाए थे इसका डायरेक्शन था ऐसे 5 डेज से 3 डेज, और ये क्या था एमआरएनए। इसी एमआरएनए के ऊपर नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम होगा जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए या अनुवादन के लिए जानकारी हो। मतलब डीएनए से आरएनए बना, जैसे मान लो यहाँ पर यू ए सी जी ए यू सी जी यू ए सी जी यू, ऐसा है। मतलब एमआरएनए में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस ऐसा दिया गया है। तो एक एग्जांपल लिए हम लोग यहाँ पर, तो ये एग्जांपल के बेस में हम लोग और जानेंगे क्या, कि एक एकल अमीनो एसिड का निर्धारण करने वाले 3 क्षार के अनुक्रम को कोडॉन कहा जाता है। मतलब ये है कि अब हम लोग जानने वाले हैं, देखो हम अभी तक पढ़ के अभी क्या आ रहे हैं कि डीएनए से हम लोग क्या बना दिए, एमआरएनए बनाए थे। तो एमआरएनए के ऊपर में डीएनए के सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर कोडिंग, और हम लोग टेम्पलेट स्टैंड देखे थे उसके सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर हम लोग एमआरएनए बना दिए थे। अब इस एमआरएनए से हमें बनाना है क्या, प्रोटीन बनाना है। एमआरएनए से क्या बनाना है, प्रोटीन। तो इसको हम लोग बोलते थे, डीएनए से आरएनए जो बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, अनुलेखन। जबकि इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा, अनुवादन। तो फिर एक एक बात यहाँ पर हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम तो सेल बायोलॉजी जब पढ़ते थे तो सेल बायोलॉजी में तो प्रोटीन तो राइबोसोम बनाती है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये कहाँ से आरएनए प्रोटीन बनाती है वाला बात आ गया। प्रोटीन तो कौन बनाती है, राइबोसोम। यहाँ पर कैसे आ गया एमआरएनए बनाती है करके, तो भाई एमआरएनए के ऊपर ही बैठेंगे कौन, राइबोसोम बैठेगा। यहाँ पर दोनों सब यूनिट उसके लगेंगे, है ना, ऐसे लगते जाएगा उसका दोनों सब यूनिट, तभी तो जाके बनती है यहाँ पर दोनों सब यूनिट राइबोसोम के जुड़ते जाएंगे तब जाके प्रोटीन बनती है। ठीक है, तो ये तो हम जान गए, लेकिन इसके अलावा और चीज जानते हैं, अनुलेखन। ये अनुलेखन हुआ कहाँ पर, तो ये हुआ है कहाँ, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में उसका साइट क्या था, अनुलेखन के साइट न्यूक्लियस, जबकि अनुवादन के जो साइट है वो क्या होगा, तो वो होता है क्या, साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और जानते हैं हम लोग क्या, कि हम तो ये तीनों सभी प्रोसेस को जान गए, अनुलेखन कैसे हुआ, डीएनए से आरएनए कैसे बने और आरएनए से प्रोटीन कैसे बनना है वो जानने वाले हैं। लेकिन आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बन जाता, तो प्रोटीन बनने से पहले बनना पड़ेगा अमीनो एसिड। क्या बनना पड़ेगा, अमीनो एसिड। और इसको हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए रहते हैं अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानते हैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होती है। तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो ऐसे टाइप का अमीनो एसिड रहती है जिसमें एमाइन ग्रुप रहते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, और यहाँ पर कायरल कार्बन रहती है, क्योंकि ये कार्बन चारों अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई रहती है। ये आर यहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल। बाकी सभी लोग क्या रहते हैं, स्टेबल रहेंगे। तीनों ग्रुप, ये तीनों लोग रहेंगे स्टेबल, बस सिर्फ क्या बदलते जाएगा, आर बदलते जाता है। यही कारण है कि आर के बदलने की वजह से 20 प्रकार के अमीनो एसिड बनते हैं। अब अमीनो एसिड बनेगा तभी प्रोटीन बनेंगे, क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा अमीनो एसिड क्या बना देते हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। तो इनके बीच में बनती है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनती है यहाँ पर, पेप्टाइड बॉन्ड। तब जाके ये अमीनो एसिड आपस में जब जुड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। और इस अमीनो एसिड के बनने को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक एकल अमीनो एसिड का निर्धारण करने वाले 3 क्षार के अनुक्रम को कोडॉन कहते हैं। मतलब ये है कि देखो नाइट्रोजन बेस जो आया है एमआरएनए के ऊपर में ऐसे लिख के, उसमें 3-3 के पेयर होते हैं ऐसे। ये 3-3 के पेयर ही क्या कहलाते हैं, कोडॉन कहलाएंगे। इन्हीं लोग क्या कहलाएंगे, कोडॉन कहलाएंगे, कोडॉन। तो मतलब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बोल सकता हूं कि एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। मैं यहाँ पर बेस पेयर रिंग में नहीं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये बोल रहा हूँ बस।
1 2 3 तीन क्षार होते हैं एक नाइट्रोजन में, ठीक है। तो एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और एक कोडॉन जो रहती है, एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करती है, कोड करती है। तो ये बात क्या सही है कि गलत है? तो सही है। कैसे? एक कोडॉन में तो 3 नाइट्रोजन क्षार है, और एक कोडॉन ही एक अमीनो एसिड को कोड करती है। तो मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर क्या, कि यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि एक अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड 3 नाइट्रोजन क्षार द्वारा कोडित होती है। तो ये बात भी सही है कि नहीं? मतलब एक अमीनो एसिड 3 नाइट्रोजन क्षार द्वारा कोडित होती है, और 3 नाइट्रोजन क्षार का मतलब ही क्या है? एक कोडॉन है। तो कई बहुत सारे बच्चों को इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्या, कि कोडॉन कहाँ से आ गया, ये कोडॉन क्या होती है, नाइट्रोजन क्षार कहाँ से 3 का पेयर हो गया। तो याद रखना है कि एक कोडॉन का मीनिंग ही क्या है? 3 नाइट्रोजन बेस है। एक कोडॉन का मीनिंग ही क्या है? 3 नाइट्रोजन क्षार। मतलब एक कोडॉन ही एक अमीनो एसिड को कोड कर रही है, मतलब 3 नाइट्रोजन क्षार मिलकर कितने को कंट्रोल कर रहे हैं? एक अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो हमारे पास में 20 अमीनो एसिड होती है, तो इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षार, जो क्या होती है? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को कोड करती है। उसके अलावा कुछ और भी रहते हैं जिन लोग रोकने का काम करते हैं, कोडित नहीं करते, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा। इसके आगे और देखते हैं हम लोग, है ना। फिर अलग अलग साइंटिस्ट लोगों का नाम जानते हैं, कि कोडॉन जो होती है सिंगलेट होती है, डबलेट, ट्रिपलेट, वो भी जानते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर याद रखना, जॉर्ज गेमो नाम के साइंटिस्ट को याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ने सुझाव दिया कि 20 अमीनो अम्ल के लिए कोडित हेतु कोड न्यूक्लियोटाइड से बना होना चाहिए। इस प्रकार 64 कोडॉन होते हैं, ये बात बताए। पहले शुरू में सिंगलेट होती, डबलेट होती, ट्रिपलेट होती है, ये बोलते थे। मतलब ये बोलते थे कि सिंगलेट होती है मतलब 4 की पावर 1, मतलब 4, मतलब 4 प्रकार के जो नाइट्रोजन बेस होंगे वो 20 प्रकार के अमीनो हम लोग को कहाँ से कोड कर पाएंगे। फिर इसको डबलेट बोला गया, तो डबलेट में कितने होते हैं? 16। 16 भी क्या होती है? पहले अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 16 काफी नहीं है, क्योंकि 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। उसके बाद में फिर बताया कि ट्रिपलेट होती है, तो इसमें 64 कोडान बनते हैं। उसमें 60 कोडान जो होती है कोडित करती है, बाकी 3 कोडान जो रहते हैं स्टॉप कोडान होते हैं, और एक कोडान जो रहती है वो भी कोडित करती है, लेकिन इनिशिएशन कोडान बन जाती है। उसके बाद बताया इन लोगों ने, मतलब 64 के 64 के पूरे काम को बताया। किसने? जॉर्ज गेमो नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि कोडॉन जो होती है वो ट्रिपलेट होती है। मतलब ट्रिपलेट का मतलब एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन क्षार होंगे। तो फिर ये 4 क्या है? तो 4 नाइट्रोजन बेस है। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन चूंकि आरएनए होती है तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल हो जाती है, ठीक है। थाइमिन की जगह में क्या हो जाती है? यूरेसिल हो जाती है। तो देखते हैं इसमें, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो थे, है ना, वो साइंटिस्ट, ये इंडियन साइंटिस्ट था, है ना, भारतीय वैज्ञानिक है। कौन? डॉक्टर हरगोविंद खुराना सर। तो इन्होंने, हरगोविंद खुराना ने क्षारों के निश्चित संयोजनों, होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स वाले आरएनए अणुओं के संश्लेषण की रासायनिक विधि विकसित की थी। मतलब ये है कि इन्होंने आरएनए बनाया था। अब हम जान गए कि किससे किससे आरएनए बनती करके जान जाएंगे हम लोग, तो आरएनए बना देंगे। तो है ना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने यही काम किया था कि होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर वाले नाइट्रोजन क्षारकों को बनाकर एक आरएनए अणु का निर्माण किया था, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, मार्शल नीरेनबर्ग ने प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका मुक्त प्रणाली विकसित की। मतलब ये मार्शल नीसेनबर्ग है, इसने क्या किया, यदि हम सेल को हटा देंगे तो भी प्रोटीन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए जो चीज चाहिए उसको हम अलग कर देंगे तो सेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो काम किया था इन्होंने। सेवेरो ओकुआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफॉस्फोराइलेज का उपयोग करके टेम्पलेट स्वतंत्र तरीके से निश्चित अनुक्रमों वाले आरएनए को बहुलकीकृत करने के लिए किया जाता है। इसको भी याद रखना, सेवेरो ओकुआ एंजाइम, इस वर्ड को यूज किया गया था, सेवेरो ओकुआ। देखो सेरो ओकुआ नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक एंजाइम का डिस्कवरी किया था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज का मतलब होता है एक न्यूक्लियोटाइड यदि हम बना देंगे छोटा सा, तो उसी से ना क्या बनते जाएगा? पॉलीमराइजेशन होते जाएगा। उस एंजाइम को डाल देंगे तो वही नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस बना देती है। तो उसको हम लोग सेवेरो ओकुआ एंजाइम बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम के आधार पर। तो कोडॉन जो होती है याद रखना, सिंगलेट डबलेट नहीं होती, ये क्या होती है? ट्रिपलेट होती है।
तो याद रखना ट्रिपलेट होती है कोडॉन। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। अब अनुवादन में शामिल होने वाली 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के बारे में भी जानते हैं आनुवंशिक कोड में। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं कौन कौन से? तो ये होते हैं एल्निन, आर्जिनिन, स्पार्टिन, एस्पार्जिन, स्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलनिन, प्रोलाइन, सेरिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, वेलिन। अब इसका नाम याद करने में हमें दिक्कत है ना, कितने प्रकार के अमीनो एसिड वगैरह है। अभी तक एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इससे कि अमीनो एसिड को कौन कौन से अमीनो एसिड क्या है कैसे है। इसको हम लोग ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं कि कुछ जो होते हैं एसिड वाले होते हैं, मतलब एसिडिक नेचर होता है, किसी का बेसिक नेचर होता है, किसी का न्यूट्रल नेचर होता है। तो नेचर के बेस में हम लोग अलग अलग कैटेगरी में पढ़ लेते हैं। दूसरा हम लोग आवश्यक अमीनो एसिड, अनावश्यक अमीनो एसिड को भी हम लोग उसी में पढ़ लिए रहते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो इसका नाम याद नहीं रखना है, इनसे क्या बनती है वो भी याद नहीं रखना हमें, ठीक है। तो इधर से देख सकते हैं हम लोग इस डायग्राम को, है ना, विभिन्न अमीनो अम्ल के लिए कोडॉन, अलग अलग आनुवंशिक कोड के लिए शब्दकोश होते हैं। तो है ना, अब क्वेश्चन को थोड़ा से हार्ड करने की कोशिश कर सकते हैं तो उसमें ये दे सकते हैं, लेकिन ये सब कोई 64 है, ये 64, तो पूरे पूरे तो याद नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो इसका जो पेयरिंग बनाना पड़ेगा हमें। कैसे? UCAG है इधर, इधर भी क्या है? UCAG। जैसे हम लोग चेकर बोर्ड पढ़ते थे डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो वहां पर भी ऐसे लेते थे UCAG। तो देखो यहाँ पर हम लोग पेयरिंग करते हैं, इधर UCAG ले रहे हैं, UCAG 4 4 8, तो इन सब के लिए फिर से 4 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम लोग? UCAG ले रहे हैं एक खंड में, इधर भी क्या कर रहे हैं? UCAG ले रहे हैं, इधर भी क्या कर रहे हैं हम लोग? UCAG ले रहे हैं, इधर भी क्या कर रहे हैं? UCAG ले रहे हैं। अब ये UCAG को यहाँ पर देखो पेयरिंग कराते हैं, U और इधर से U, तो U फिनाइल एलनिन को कोड करता है। U दूसरे नंबर में क्या है? C, तो UC फिनाइल एलनिन को कोड करता है। UA, तो UA करता है ल्यूसिन को, UU और यहाँ पर क्या है? G, तो करता है ल्यूसिन को। तो ये अलग अलग टाइप के कोडॉन, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड को कोड करने के लिए दिया गया है। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, तो इतना कॉम्प्लिकेट तो क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन है ना ऐसा थोड़ा सा देखना है इसमें, और याद तो नहीं रखना है इसको, लेकिन जानना है कि ऐसे कोडॉन होती है इन सब अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। और जानते हैं हम लोग आनुवंशिक कोड की प्रमुख विशेषताएं क्या है। 61 कोडॉन अमीनो अम्ल एसिड को कोड करते हैं। 3 कोडॉन जो होती है UAA, UAG, UGA, ये तीनों जो होते हैं किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, तो इन लोग होते हो जाते हैं क्या? स्टॉप कोडॉन। तो इसको याद रखना है, स्टॉप कोडॉन को इंपॉर्टेंट है, UAA, UAG, UGA, ये तीनों क्या होती है? स्टॉप कोडॉन, जो कोई प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं करती। इसको स्टॉप कोडॉन कहते हैं, समापक कोडॉन कहते हैं कि दोहरे कार्य यह मिथियोनिन के लिए कोड करता है, और आरंभक कोडॉन स्टार्टर कोडॉन के रूप में भी कार्य करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में मिथियोनिन पहला अमीनो अम्ल है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में फार्मिल मिथियोनिन होती है। देखो यूकैरियोटिक कोशिका में जो पहला बनाती है वो मिथियोनिन होता है अमीनो अम्ल, जबकि प्रोकैरियोट में फार्मिल मिथियोनिन होती है स्टार्टर कोडॉन। स्टार्टर कोडॉन कौन होते हैं? AUG। AUG वाले लोग क्या होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में किसको कोड करते हैं? मिथियोनिन अमीनो अम्ल को, जबकि प्रोकैरियोट में AUG किसको कोड करता है? फार्मिल मिथियोनिन को करता है। ठीक है, दोनों याद रखना। AUG जो होती है क्या है? ये स्टार्टर कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन, यही से स्टार्ट होना शुरू होता है, मतलब प्रोटीन बनना। तो आगे और देखते हैं। एक अमीनो अम्ल कई कोडॉन द्वारा कोडित होते हैं। मिथियोनिन के लिए AUG और ट्रिप्टोफैन के लिए UGG को छोड़कर ऐसे कोडॉन को डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहते हैं। मतलब ये है कि एक कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोडित करता था, लेकिन एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कोड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का। क्या कि देखो हम अभी पढ़े क्या कि एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, ये पढ़े, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक अमीनो एसिड सिर्फ 2 को छोड़कर, मिथियोनिन के लिए AUG और ट्रिप्टोफैन के लिए UGG, इन दोनों बस को छोड़कर बाकी सभी और 20-18 जो हो गए ना अमीनो एसिड, वो एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा क्या होते हैं? कोडित होते हैं। तभी तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से। अभी देखे क्या, मिथियोनिन के लिए AUG और ट्रिप्टोफैन के लिए UGG ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन। तो जहां पर भी ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन होगा, जैसे मिथियोनिन देखो यहाँ पर AUG है मिथियोनिन का, और ट्रिप्टोफैन कहाँ पर है? ट्रिप्टोफैन यहाँ पर है UGG। इन दोनों को छोड़कर यही दोनों बस जो होती है ना एकल होती है, उसके अलावा बाकी लोग को देख सकते हैं कि बाकी जितने भी अमीनो एसिड है एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा क्या हो रहे हैं?
कोडित हो रहे हैं। जैसे कि देखो फिनाइलएलनिन यूयूयू द्वारा भी कोडित होती है, यूयूसी द्वारा भी कोडित होती है। ल्यूसीन के देखो यूए द्वारा भी कोडित होती है, यूयूजी द्वारा भी कोडित होती है। मतलब ये है कि एक कोडॉन मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन इसको दे सकते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? मिथियोनिन को एयूजी द्वारा कोडित होती है और ट्रिप्टोफैन यूजीजी के द्वारा। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड। एयूजी द्वारा कौन कोडित होती है पूछ सकते हैं, तो मिथियोनिन, और दूसरा क्या है यूजीजी के द्वारा कौन होती है? ट्रिप्टोफैन। और मैं यहाँ पर ये भी बताया एयूजी होती है स्टार्टर कोडॉन होने के साथ साथ में वो मिथियोनिन को ही कोड करती है यूकैरियोटिक सेल में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में फार्मिल मिथियोनिन को कोड करती है। ठीक है, तो मिथियोनिन को कोड करने के लिए एयूजी होती है, जबकि यूजीजी किसके लिए होती है? ट्रिप्टोफैन के लिए होती है। और इन दोनों बस ही एक ही कोडॉन से कोडित होते हैं, बाकी सभी के सभी एक से ज्यादा कोडॉन के द्वारा कोडित होते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड या डीजेनरेटेड कोडॉन बोलते हैं इसको। जैसे ये एमआरएनए का सीक्वेंस दिया है, तो कोडॉन जो होती है ट्रिपलेट होती है, तो यहाँ से इनिशिएटर कोडॉन है, एयूजी होती है जो स्टार्टिंग करवाती है, जबकि यूएए यूएजी यूजीए, यूएए यूएजी और यूजीए ये तीनों क्या होते हैं? स्टॉप कोडॉन है। इन दोनों क्या है? स्टॉप कोडॉन। मतलब इसके द्वारा क्या होती है? रुक जाती है, क्या बनना? ट्रांसलेशन होना या प्रोटीन बनना रुक जाती है। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं हम लोग जेनेटिक कोड की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है, देखते हैं। नो पंक्चुएशन बिटवीन द एडिसेंट कोडॉन, कॉमा लेस होते हैं। देखो सबसे पहला खास बात क्या होती है? कॉमा लेस होते हैं। कॉमा लेस का मतलब जैसे मान लो एमआरएनए है, तो यहाँ पर कहीं पर दिखाई नहीं देगा ए यू सी जी ए यू यू ए जी सी यू ए, कहीं पर कॉमा लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो पहला खास बात होती है जेनेटिक कोड की, क्या? ये कॉमा लेस होते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, आते रहते हैं। जेनेटिक कोड की क्या खास बात है पूछते हैं, तो कॉमा लेस कोडॉन होते हैं। मतलब एमआरएनए को हम लोग सीधा पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई भी कॉमा बीच में लगा हुआ दिखाई नहीं देगा। दूसरा क्या है? जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वत्रिक। सार्वत्रिक, सार्वत्रिक का मतलब ये है कि जो कोडॉन जिस अमीनो एसिड को कोड करता है ना कोई भी जीवों में, वो सभी जीवों में उसी को ही करता है। मतलब मैं क्या बोला, जैसे यहाँ पर यू 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 जो है फिनाइल एल्निन को कोड करता है करके मान लो एक जीव में मैं बोल रहा हूं, दूसरे जीव में वही यू 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 ही फिनाइल एल्निन को कोड करता है। मतलब सार्वत्रिक है ये कोडॉन। मतलब ऐसा नहीं होता कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते तो अलग अलग के लिए अलग अलग कोडॉन होता, तो ऐसा नहीं है। यू 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 कोडॉन यदि फिनाइल एल्निन को कोड कर रहा है तो सभी जीवों में करता है, इसलिए इसको हम लोग सार्वत्रिक बोलते हैं। ठीक है, तीसरा होता है जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब अनअतिव्यापित, अनअतिव्यापित। अनअतिव्यापित का मतलब, अतिव्यापन किसको बोलते हैं? जैसे मान लो दो यहाँ पर है, इसके ऊपर में कुछ आ जाता है तो इसको अतिव्यापन बोलते हैं, ओवरलैप कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं रहता, वो सीधा सीधा रहता है ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है, ओवरलैप नहीं करता, नॉन ओवरलैपिंग होती है। चौथा खास बात होती है जेनेटिक कोड की, अनएम्बुगियस होता है, मतलब असंदिग्ध है, असंदिग्ध। और स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट होते हैं। वन कोडॉन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड। देखो यहाँ पर ना ये दोनों बात में है ना बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। वन कोडॉन वन अमीनो एसिड को ही कोड करती है ऐसा लिखा है यहाँ पर, स्पेसिफिक होती है उसके लिए। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होती है, लेकिन यही जो होती है एक कोडॉन एक से ज्यादा अमीनो एसिड को भी कोड कर सकती है, वो उसको ओवल हाइपोथेसिस बोलते हैं। मतलब वो गलती हो जाती है। जबकि यहाँ पर क्या है, कोडॉन के क्या खास बात है कि असंदिग्ध और विशिष्ट होती है। वन कोडॉन स्पेसिफिक ओनली फॉर वन अमीनो एसिड के लिए ही कोड करती है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं नो बेस कोमा बिटवीन द एडजेसेंट सेल, यहाँ पर कोडॉन है, ओवरलैप नहीं कर रही है। यहाँ पर ऐसे रहता तो ओवरलैप करती। ओवरलैपिंग जीन के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो 52174 बैक्टीरियोफेज में होती है, आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन ओवरलैपिंग यहाँ पर नहीं दिखाता, कौन? जेनेटिक कोड। तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये 4 जेनेटिक कोड की खास बात होती है। ठीक है, और जानते हैं हम लोग उत्परिवर्तन और आनुवंशिक कोड के बारे में। जीन और डीएनए के बीच संबंध उत्परिवर्तन म्यूटेशन के अध्ययन से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है, और पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट एक जीन और इस प्रकार एक कार्य की हानि या लाभ का कारण बन सकती है। मतलब ये बोल सकते हैं कि उत्परिवर्तन जब भी होती है तो इन जीनों के क्रम में चेंजेस आते हैं। मतलब लाभकारी भी हो सकती है उत्परिवर्तन, अलाभकारी भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो एक या दो बेस पेयर का निवेशन या विलोपन के बिंदु से रीडिंग फ्रेम को बदल देते हैं, इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, निवेशन या विलोपन उत्परिवर्तन कहा जा सकता है। देखो
हम पहले पढ़ चुके हैं उत्परिवर्तन के बारे में। क्या होती है, जैसे बिंदु उत्परिवर्तन में सिकल सेल एनीमिया होता था, तो क्या होती है, ये पूरा बना हुआ रहता है। अब हम जब कोई एक बेस पेयर को यहाँ पर बीच में डाल दिए, एक बेस पेयर को यहाँ पर अंदर में डाल दिए, तो क्या होगा, इसके आगे वाले पूरे क्रम चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग करके देख सकते हैं। कैसे, अब मान लो यहाँ पर कितने कोडॉन है, जैसे मान लो यहाँ पर एक कोडॉन, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कोडॉन था। लेकिन देखो ये ए सी जी वाला एक साथ था, लेकिन हम लोग यहाँ पर जी को बीच में अंदर डाल दी। अब इसके जी के डालने से ये तीनों दोस्त थे ए सी जी वाले लोग, अब ये तीनों दोस्त इस दोस्त को छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इसके पास में ये नए दोस्त आ गए, जी को हम बीच में डाल दिए, तो इससे आने वाले आगे जो भी होगा पूरा बदल जाएगा, इसका पूरा जो बनने वाला रहेगा वो पूरा सीक्वेंस बदल जाएंगे। समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी कोडॉन थे अलग अलग अमीनो एसिड को कोड करते थे, लेकिन यहाँ पर एक हम नया डाल दिए तो इसका पूरे लोग अपना अपने दोस्त को चेंज कर लिए, इस एडेनिन को लास्ट वाले को अलग छोड़ना पड़ा। अब इसको छोड़ना पड़ा तो इन लोग अलग अलग को कोड करते थे, तो अलग अलग अमीनो एसिड बनेंगे, तो पूरे अमीनो एसिड चेंज हो जाएंगे। मतलब ये बोल रहा हूं मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या थे यहाँ पर पहले, है ना, 9 क्या थे, 9 नाइट्रोजन बेस के क्या थे, मतलब बेस के कोडॉन, मतलब 9 18 9 27 थे, कितने थे 27, मतलब यहाँ पर कितना है 27 नाइट्रोजन बेस है, तो कोडॉन कितने हो गए 9, 9 कोडॉन थे। जब यहाँ पर जी मतलब मैं क्या किया 1 2 3 4 5 नंबर, मतलब 5वें नंबर में फिफ्थ में क्या किया, एक को हम लोग इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से इधर के 6 7 8 और 9 इससे बनने वाले जो अमीनो एसिड होंगे ना पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, पूरे बदल जाएंगे। मतलब जहां पर हम डालते हैं कोई भी चीज को इंसर्शन करते हैं तो उसके आगे वाले पूरे अमीनो एसिड बदल जाएंगे। और इधर से हम डिलीशन भी करेंगे, डिलीशन देखो डिलीशन हो रहा है, एक नाइट्रोजन इसको हम लोग काट रहे हैं तो इसको हटाएंगे, तो इन लोग भी अपने पेयरिंग को इधर उधर करेंगे, जिसकी वजह से फिर से चेंज होगा, तो फिर से जहां पर चेंजेस हुआ रहेगा वो उधर उसके आगे वाला पूरा बदल जाता है। रीडिंग फ्रेम चेंज्ड, तो इससे बनने वाले अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग देते हैं, ऐसा क्वेश्चन बना के देंगे देखना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता भी है कि जब हम लोग इंसर्शन करते हैं कोई नाइट्रोजन बेस के बीच में या कोई वहां से डिलीशन करते हैं तो आगे बनने वाला अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग एक एग्जाम्पल वहां पर भी देखे थे, कहाँ पर, सिकल सेल एनीमिया वाले में, जहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता था, जी की जगह GUG हो जाता था, जिसकी वजह से सिकल से, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड बनना था वो क्या बन जाती थी, वैलिन बन जाती थी, जिसकी वजह से आरबीसी का जो शेप बाई कॉन्केव होना था वो क्या हो जाता था, बाई कॉन्केव से बदलकर सिकल शेप हो जाती थी। मतलब अमीनो एसिड बदल गए तो उससे बनने वाला एंजाइम भी बदल जाएगा, एंजाइम बदलेगा तो उससे उसका काम भी बदल जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, इसके हम लोग क्वेश्चन भी करके देखेंगे। 3 या उसके गुणक बेस का निवेशन विलोपन एक या कई कोडॉन को निविष्ट विलोपित करता है, उस बिंदु से आगे रीडिंग फ्रेम अपरिवर्तित रहता है, इसलिए एक या कई अमीनो एसिड निविष्ट या विलोपित हो जाते हैं। यह सिद्ध करता है कि कोडॉन एक त्रिक है, इसे सन्निहित रूप से पढ़ा जाता है, मतलब एक साथ पढ़ते हैं इसको, और त्रिक के रूप में रहता है, ट्रिपलेट इन कोडॉन। तो जो हम लोग जहां पर भी हम लोग पढ़े, यहाँ पर बहुत सारे इसके जेनेटिक कोड की खास बात पढ़े हैं, है ना, ये सब चीज, उसमें हम लोग एक चीज और पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ट्रिपलेट नेचर होती है, और हम लोग इसको पहले भी जानते हैं, ट्रिपलेट इन नेचर, मतलब प्रकृति में ट्रिपलेट होती है, त्रिक होते हैं कोडॉन। त्रिक का मतलब 3 नाइट्रोजन बेस रहेंगे, 3 नाइट्रोजन बेस इन 1 कोडॉन, एक कोडॉन में कितने होंगे, 3 नाइट्रोजन बेस रहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए आरएनए के टाइप्स वगैरह की बात करते हैं। आरएनए के टाइप में एमआरएनए जो होती है संदेशवाहक आरएनए, अनुवादन प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट प्रदान करती है, इसी के द्वारा ही, है ना, मतलब ऐसे रहेंगे, ये एमआरएनए रहेगा, ये टेम्पलेट प्रदान करेगा, 5 डेज से 3 डेज एंड की ओर इधर बना रहता है। दूसरा राइबोसोमल आरएनए जो होती है अनुवादन के दौरान संरचनात्मक और उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना कि किसके रूप में काम करती है आरएनए करके बोलेंगे तो संरचनात्मक या उत्प्रेरक दोनों के रूप में काम करती है ये, है ना। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया में 23SR आरएनए राइबोजाइम के रूप में काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि 23SR आरएनए आल्सो एक्ट एज राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है, एंजाइम, और यही एंजाइम जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड होती है, उसके अलावा सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, राइबोजाइम को छोड़कर। और राइबोजाइम में भी कौन सा वाला 23SR आरएनए आल्सो एक्ट एज राइबोजाइम, मतलब ये एंजाइम के रूप में काम करता है, वो आरएनए होती है। ठीक है, लाइन को बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, यही एंजाइम बस होती है जो न्यूक्लिक एसिड होती है, उसके अलावा सभी एंजाइम क्या है, प्रोटीन। तीसरा टीआरएनए स्थानांतरण आरएनए,
या एसएनआरएनए बोलते हैं, घुलनशील होती है। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड लाता है और आनुवंशिक कोड को पढ़ता है। देखो क्या है, सबके काम दिया है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या करता है, अमीनो एसिड को लाने का काम करेगा ये, और जेनेटिक कोड को पढ़ने का भी काम करता है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए, नाइट्रोजन बेस का पूरा सीक्वेंस इसके पास में, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम रहती है इसके पास में, मतलब वैसे भी राइबोसोम जो बना रहता है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। तो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, अंदर में आरएनए रहते हैं, ऊपर में राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है इसके। अमीनो एसिड को लाने का काम करती है टी आरएनए की रहती है, ट्रांसफर आरएनए की रहती है। ट्रांसफर आरएनए को हम लोग सबसे छोटा आरएनए भी बोलते हैं, और ये उल्टे एल के जैसा दिखाई देती है, उल्टे एल जैसा जैसा इसमें 3D व्यू में, जबकि इसका 2D व्यू देखेंगे 2D, तो ये लौंग के पत्ती के जैसा दिखाई देती है, क्लोवर लीफ के जैसा, लौंग की पत्ती के जैसा। कौन, टी आरएनए, पत्ती जैसा। सबसे छोटा आरएनए होती है ट्रांसफर आरएनए होती है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं इसी को, एसएनआरएनए बोलते हैं इसी को। ठीक है, ये सब चीज जान गए हम लोग, लेकिन एक चीज और जानते हैं हम लोग, आरआरएनए का जो निर्माण होती है ना, आरआरएनए का निर्माण, उसको भी जानते हैं हम लोग कहाँ पर होती है। तो आरआरएनए का जो निर्माण होती है, इसका निर्माण होती है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में होती है। ठीक है, ये वाले एमआरएनए का निर्माण है ना, मतलब ये डीएनए द्वारा होती है, डीएनए द्वारा होती है, और ये इसका न्यूक्लियस में होती है। इसका भी क्या यहाँ पर ये किसका होगी, टीआरएनए का, टीआरएनए का साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में, और ये भी डीएनए द्वारा हो रहा है, तो कहाँ पर होगा, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। सबसे ज़्यादा मात्रा में आरएनए ही होती है, 80% लगभग होती है। उसके बाद में सेकंड नंबर में एमआरएनए होते हैं, फिर टीआरएनए होती है। तो यहाँ पर आरआरएनए का सीक्वेंस जानेंगे हम लोग, आरआरएनए, फिर उसके बाद में टीआरएनए होती है, फिर उसके बाद में एमआरएनए, नहीं यहाँ पर एमआरएनए आएगा, एमआरएनए, यहाँ पर होगी क्या, टीआरएनए। तो आरएनए लगभग लगते हैं 80% के करीब रहते हैं, 10 से 15% रहती है एमआरएनए, 5 से 10% रहते हैं टीआरएनए। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट आरएनए का पूछा गया था नीट में, तो 80% होती है आरआरएनए, एमआरएनए उससे कम रहते हैं, टीआरएनए उससे भी कम होते हैं। जबकि हम लोग सक्रियता की बात करेंगे तो एमआरएनए सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है, सक्रियता की बात करेंगे तो सक्रिय सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएनए हैं, इन सबको भी जानना है हमें। ठीक है, उसके अलावा और भी देखते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने एक एडाप्टर अणु की उपस्थिति की परिकल्पना की, जो कोड को पढ़ सकता है और अमीनो एसिड के साथ लिंक कर सकता है। टीआरएनए को एडाप्टर अणु कहते हैं ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। टीआरएनए को एडाप्टर आरएनए या एडाप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें होता है क्या क्या, देखो एक एंटी कोडॉन होते हैं, लूप मतलब एंटी कोडॉन लूप होते हैं, जिसमें कोडॉन के पूरक बेस होते हैं। मतलब कोडॉन क्या रहती है, इसमें एमआरएनए के ये एमआरएनए है, एमआरएनए पूरे कोडॉन बने हुए रहते हैं 5 डेज से 3 डेज एंड में, मतलब UACGUACCCUA ऐसा बना हुआ रहता है। इसका एंटी कोडॉन पाया जाता है, मतलब ये ऐसे टाइप का दिखाई देता है, इसमें एंटी कोडॉन वगैरह रहती है किसमें, टीआरएनए में। तो इसमें एंटी कोडॉन लूप होते हैं। एक अमीनो एसिड स्वीकार करता छोर जिसे अमीनो एसिड बंधा रहता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम लोग, अमीनो एसिड यहाँ पर रहता है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। एंटी कोडॉन यहाँ पर जो अभी बताया वो एंटी कोडॉन होते हैं, जो क्लोवर लीफ मॉडल को प्रस्तुत किया गया था, देखो। और इसको ना फ्रांसिस क्रिक ने एडॉप्टर अणु तो कहा था, लेकिन क्लोवर लीफ मॉडल को ना हॉली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, हॉली नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, क्या को, एक क्लोवर लीफ मॉडल को हॉली नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इसमें एक अमीनो एसिड स्वीकार करता छोड़ होता है, मतलब एक्सेप्टर एंड में क्या होते हैं, अमीनो एसिड रहते हैं, जहां पर 3 डेज एंड पर रहती है ये। उसके बाद में देखते हैं राइबोसोमल बंधन लूप होता है, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होते हैं, एंजाइम बाइंडिंग साइट भी होता है। देखो इस जगह में होता है डीएचयू लूप बोलते हैं इसको, डीएचयू लूप इस तरफ में होते हैं एंजाइम बाइंडिंग साइट, जबकि इधर की ओर होते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट होते हैं। ये कौन किसका स्ट्रक्चर है, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। जबकि इधर क्या होते हैं, एंटी कोडॉन लूप होते हैं, जो एमआरएनए के ऊपर में ऐसे रिकॉग्नाइजेशन करते हैं इसके कोडॉन को। तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है ये, है ना, जो हॉली नाम के साइंटिस्ट ने दिखाया था। क्लोवर लीफ जैसे दिखती है, मतलब लौंग के पत्ती के आकार की होती है, इसको भी जानना है। ठीक है, इसके आगे और देखें, आरंभन के लिए एक और टीआरएनए होती है, जिसे आरंभक टीआरएनए कहते हैं। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होते,
टीआरएनए की द्वितीयक 2D संरचना क्लोवर लीफ जैसी दिखाई देती है, जबकि 3D संरचना उल्टे एल जैसे दिखाई देती है। इसको बताया ना मैंने अभी, क्या बताया यहाँ पर कि उल्टे एल जैसे दिखाई देती है 3D में, जबकि 2D में वो लौंग के पत्ती के जैसे दिखाई देती है। वही बात को बताया मैंने, क्या ये देखो यहाँ पर देख सकते हैं 3D में उल्टे एल जैसे दिखाई देती है, जबकि टीआरएनए की 2D में क्लोवर लीफ के जैसा दिखती है, और इसको होली नामक साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था। और 3D मॉडल ऑफ टीआरएनए में ऐसा टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, तो क्लोवर लीफ मॉडल दिया गया था। अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड रहता है 3D इंड में, इसको भी याद रखना कौन से इंड में रहती है, अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इधर जो DHU लूप बनता है उधर एंजाइम बाइंडिंग साइट होते हैं, और इधर जो राइबोसोम होती है वहां पर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, और इधर एंटीकोडॉन लूप होते हैं। यहाँ पर अमीनो एसिड को लाने का काम करते हैं। अमीनो एसिड को लाने का काम कौन करती है, टीआरएनए, और इसी के ऊपर में राइबोसोम आके बाइंड हो जाता है। राइबोसोम जैसे बाइंड होगा तो एमआरएनए के साथ में जुड़ेगा, और एमआरएनए के साथ में जब जुड़ेगा तो ट्रांसलेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन है। यहाँ तक पूरे ट्रांसक्रिप्शन था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें से 1 से 2 है ना क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं। ठीक है, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछेंगे, और हर साल ये है कि चेंजेस करते रहते हैं, वेरिएशन करते रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये चीज़ पढ़े, ट्रांसक्रिप्शन पढ़े, और जेनेटिक कोड के बारे में भी पढ़े। तो है ना, ये सब चीज़ का नोट्स यदि चाहिए तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके। और नीट जोन KWD को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि पूरे फ्री क्लास हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।